नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। 2024 की शुरुआत हो गई है। एक बार फिर से हमें बात करने का मौका मिला है अमित सांगवान जी से, जिन्हें यूट्यूब पर आप जानते हैं सेंगो लाइफ सूत्रास के नाम से, क्लैरिटी फॉर यूथ के नाम से, सेंगो सरल ज्योतिष, सेंगो रियल एस्टेट और गुरुजी फॉर गुरुग्राम जैसे चैनल्स के नाम से आप जानते हैं। और इस बार जब हम मिले हैं तो कुछ खास डिस्कस करने के लिए मिले हैं। पिछली बार जो मुलाकात हुई थी वो थी जॉब्स को लेकर, करियर को लेकर। इस बार बात है कि पैसा आपने कमाया तो उसे बचाएंगे कैसे, उसे इन्वेस्ट कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी बात, पिछले कुछ सालों में यूट्यूब पर कुछ बड़े-बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने आपके सामने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स रखे हैं जिनकी सच्चाई पता करना बहुत जरूरी है। और इस तरह के वीडियोस आए दिन अपलोड होते हैं, आप उन्हें देखते हैं, आप उन्हें देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करते हैं। लेकिन क्या वो कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं उनमें सच्चाई है, वो प्रैक्टिकल है? इसी पर आज करेंगे चर्चा। किसी का नाम लेना या किसी को नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं है। मकसद है सिर्फ उन कॉन्सेप्ट पर चर्चा करना, और ये कॉन्सेप्ट वाकई आपके काम के हैं या नहीं, ये आपको बताना। तो अमित सांगवान जी की इजाजत लेते हैं। कोई डिस्क्लेमर अगर आप देना चाहें अमित जी तो दे सकते हैं, और फिर हम करते हैं इसकी शुरुआत। नहीं नहीं, कोई डिस्क्लेमर इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कोई ना तो कभी अपने चैनल पे किसी चीज का नाम लेता हूँ, ना कुछ बताता हूँ। तो मेरा मेन काम सिर्फ एजुकेशन का ही रहता है। एंड मैं ना कोई ऐप प्रमोट करता हूँ, ना ही कोई आई डोंट प्रमोट एनीथिंग। किसी का कोलैब का सिस्टम ही नहीं है। जो कुछ है मतलब मेरा ही है, तो मैं बाकियों की तरह कोई डिस्क्लेमर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिकॉज कुछ बताया ही, डिस्क्लेमर की जरूरत तब पड़ती है ना जब आप बोलते हो ये अच्छा है, ये स्टॉक खरीद ले, या ये ऐप ले ले, या ये लाइफ इंश्योरेंस ले ले, या ये प्रोडक्ट ले ले। जब आप बोल ही नहीं रहे हो तो क्या डिस्क्लेमर है? ठीक है, उसका ये काम करने के लिए तो बहुत लोग हैं ऑलरेडी। जो बड़े-बड़े दावे करते हैं और उन दावों की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। जब आप पहली बार सुनते हैं तो वो दावे आपको बिल्कुल ठीक लगते हैं, और उन्हीं में से पहला दावा है म्यूचुअल फंड्स को लेकर। हाल ही में मैं एक बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख रहा था जो कहते हैं कि 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू करके आपको 40 करोड़ तक वो पहुंचा देंगे। ऐसे ही कुछ और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स के नाम पर ये दावा करते हैं कि अगर आप आज एसआईपी शुरू करें 10 साल में आपको करोड़पति बना देंगे। और हम में से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं यही सोचकर कि आने वाले 10-12 साल में अगर इतना रिटर्न मिल गया वो करोड़पति तो बन ही जाएंगे। अच्छा, तो इसका देखो सिंपल सा है। पुरानी एक स्टोरी होती थी कि चेस में 64 स्क्वायर होते हैं। एक आदमी राजा के पास जाता है, वो कहता है मुझे पहले वाले पे एक दाना दे दे, दूसरे वाले में उसको स्क्वायर कर दे, और ऐसे ऐसे करके बढ़ा दे। तो फिर वो सारी दुनिया का खजाना कम पड़ जाता है। वो स्टोरी ऑफ कंपाउंडिंग है, ठीक है। वो स्टोरी ऑफ कंपाउंडिंग को ऐसा एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड दिखाकर और ये चीजें वेस्ट में पचासों साल पहले हो चुकी हैं, पिट चुकी हैं। बट हमारा 144 करोड़ का वो है देश। तो अब ये चीजें ऐसे लगती हैं कि ओ माय गॉड, ये तो क्या वंडर हो रहा है, मतलब ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन ये कि वो दाने डाल कौन रहा है? ये तो कंपाउंडिंग का आपने एफर्ट डाला है, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे वो कहते हैं ना, पेपर को एक बार फोल्ड कर लो तो इतना हो जाएगा, दूसरी बार कर लो तो इतना, अगर इतनी 32 बार कर लोगे तो चांद तक पहुंच जाओगे, फोल्ड नहीं कर सकते करके। तो ये चांद तक पहुंचा रहे हैं, कैसे, मैं बताना चाहूंगा। कोई भी आदमी अपनी जो सैलरी होती है माइनस एक्सपेंडिचर सॉरी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स, ये फॉर्मूला है। इनने उस फॉर्मूले को बोला है कि भी तुम ये सेविंग्स हैं, ये तुम ऐसे डालते रहो और ऐसे ही डालते चले जाना, फिर तुम यहां तक पहुंच जाओगे। एक छोटी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिस हो गई। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही आपने 40,000 रुपए की तनख्वाह है आपकी, और आपने 20-30 हजार का खर्चा कर लिया, या 60-70-80 हजार की तनख्वाह है, आपने कुछ खर्चा कर लिया, और 10-20-25-30 हजार आपके बच गए। उसी को तो ये पहुंचा रहे हैं 40 करोड़ पे, जब भी करके। पर उसमें प्रॉब्लम, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है, क्योंकि मेरा चैनल और मेरी सारी बातें ही प्रैक्टिकल हैं, और ये प्रैक्टिकल बातें समझाना ना बड़ा सेक्सी नहीं लगता, और समझ के ना ओ यार मजा नहीं आया, तूने हमारा गुब्बारा फोड़ दिया। अब उसमें यह कि उसने नौकरी करी, तो नौकरी के बाद वो फिर गाड़ी लेना चाहेगा, क्योंकि उसके परिवार ने कोई गाड़ी थी ही नहीं। वो हमेशा स्कूटर पे जाती थी मम्मी या पापा, और वो करके। तो जैसे ही वो लेना चाहेगा तो ये लोग बोलते हैं गाड़ी नहीं लेनी है, उसको चलाना है 40 करोड़ तक, तो फिर उस पे पचासों हजार वीडियो आगे, गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, उबेर ओला मैं नहीं लेता। एक तो अगर आप आगे भी क्वेश्चंस होंगे आपके, जब भी आप सवाल पूछेंगे, और ये इन्फ्लुएंसर्स का एक सबसे बड़ा आपने देखा होगा, मैं ये करता हूं, मैंने ये किया,
मैं ऐसे करके, तो वो उसकी भी धीरे धीरे पोल टाइप खोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अगर उसने गाड़ी नहीं ली तो ठीक है, फिर उसकी बहन की शादी है, नहीं बहन की शादी में भी पिताजी की मदद मत करना, कुछ मत करना, अपनी शादी के लिए भी ऐसा कुछ मत करना। अरे वो खर्चा तोड़ेगा, वो गुल्लक है, बेसिकली दे आर सेइंग कि ये गुल्लक है, इसमें डालते रहो तो इतनी हो जाएगी। तो मैथ के फॉर्मूले तो सही है, बट रियल लाइफ में वो सेविंग्स करके खर्चे तो करेगा ही करेगा, अपनी शादी करेगा, फिर हनीमून में कौन सी वाली से जाएगा? सेविंग्स तो चल रही है 40 करोड़ वाली, तो अब कौन सी तनख्वाह उसकी इतनी ग्रेट होगी? वो क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम है, वो जहाज की टिकट बुक करनी है, वो अच्छे कपड़े पहनने हैं, कभी अच्छे जूते नहीं पहने लाइफ में, अच्छा मोबाइल नहीं लिया, तो वो काम किस लिए कर रहा था? वो 40 करोड़ बनाने के लिए म्यूचुअल फंड का, ताकि उनको 2% वहां से वो मिल जाए एक्सपेंस रेशियो निकालने के लिए, और इनकी एडवर्टाइजमेंट के वो पैसे मिल जाए। ये आपको देखना है ना कि फेयर एंड लवली या किसी को गोरा करना है तो पहले बताया जाएगा कि आप गोरे नहीं है, गोरे होके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या अच्छा होता है। तो ये वो लोग हैं, ठीक है। मैथमेटिकली तो वो चीज ट्रू है, पर प्रैक्टिकली वो गुल्लक आपकी 150 बार टूटेगी। आप उस 150 में हो सकता है 125 बार बोल दो ये तो बेकार तोड़ रहे हो, मत तोड़ो, पर 25 बार तो भाई फिर टूटना है उसने। किराए, जब आप सब कुछ ऐसा सेविंग्स में कर रहे हो, तो किराया कहां से जा रहा है? जब किराए के आप फर्नीचर भी खरीदोगे, आप टीवी भी खरीदोगे, फ्रिज भी, एसी भी, सारी चीजें खरीदोगे, तो वो कौन से खाते से निकल रहा है मामला? वो तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, बुढ़ापा, रिटायरमेंट। तो बीच बीच में जब स्कूल की मोटी फीस जाएगी बच्चे की, तो कह रहे हैं अब शादी मत करो, क्योंकि एम सीधा वहां चला गया, ना शादी करो, ना बच्चे करो, ना बहन की शादी में करो, ना कार खरीदो, ना काम क्या हुआ है हमारा, पैदा किस लिए हुए हैं? म्यूचुअल फंड में 40 करोड़ करने के लिए पैदा हुए हैं। तो वो गुल्लक ने जब टूट जाना है तो वहां पहुंचना नहीं है, क्योंकि उसमें फिर इतने फैंसी फैंसी ये कोई पहले नॉन फंजिबल टोकन, फिर कोई क्रिप्टो, फिर कुछ, वो पैसे का नाश तो फिर भी करना ही है बंदे ने। तो वो ऐसा नहीं है कि उसने चले ही जाना है। और जितने भी म्यूचुअल फंड वाले हैं, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी चीज, अगर ये एक छोटी सी चीज आके सच बता दें कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसा मत डालो, 1 रुपया भी मत डालो, उससे बेटर कुछ और है। तुम 2-2.5% दे देते हो एक्सपेंस रेशियो, आधा 1% ब्रोकर के थ्रू चला जाता है, अगर उसके थ्रू लिया है, तुम वही स्टॉक्स ईटीएफ के थ्रू ले सकते हो। वहां तुम्हें रखने का 1 रुपया नहीं देना, ये नहीं बताते। आप मुझे बताओ 2% को अगर मैं 20 साल तक इन्हीं का सीएजीआर करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट 1.02 टू दी पावर 20 का फॉर्मूला लगाऊं, तो 60% पैसा ब्रोकरेज में जा रहा है। अगर मेरा 1 करोड़ अगर मेरा 1 करोड़ 5 करोड़ हो रहा है, तो वो 4 करोड़ का मामला, उसमें से 60% ये लोग ले जा रहे हैं। और कितना 2 ही तो परसेंट लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, यहां बहुत क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको प्लॉट दिलाया, मैं रियल एस्टेट का ब्रोकर हूं, आपने 1 करोड़ का प्लॉट लिया, आपने मुझे कमीशन दे दी लेट से 2 लाख। वैसे 1% बनती है रियल एस्टेट पे, पर इनके पार्लेंस में हम 2 लाख मान लेते हैं। आपने कहा जी थैंक यू वेरी मच, बड़ी अच्छी डील हुई, नमस्कार। मैं 1 साल बाद नॉक नॉक, मैंने कहा कालरा जी 2.5 लाख रुपए दो। आप बोलोगे किस चीज के? मैं कहा जी प्लॉट आपका 1 करोड़ से 1.25 करोड़ हो गया है। हाँ जी हो गया है। तो मैंने कहा जी 2-2.5, वो आपको पहले दे तो दिया था तेरे को पिछले साल जब तूने लिया था। मैंने कहा वो नहीं, हर साल लेना है, हर साल 2% देना है। आप कहोगे यार ये बड़ा पागल। चल फिर मैं कनपट्टी पे बंदूक लेके ले गया, क्योंकि ऐसे ही कुछ स्टोरी सुना दी, 2.5 लाख दे दिया। अगले साल वो दोबारा 1 करोड़ हो गया, मान लो प्लॉट कम हो गया, गिर गया। मैं फिर आ गया नॉक नॉक, 2 लाख रुपीज। हर साल पैसा लेंगे म्यूचुअल फंड वाले, चाहे पैसा बढ़े या घटे, कॉर्पस पे लेंगे। तो एज लॉन्ग एज दे कैन इंश्योर दैट योर मनी स्टेज विद दैट म्यूचुअल फंड, दैट इंडस्ट्री विल कीप मेकिंग मनी। तो जब ये इतना बेवकूफ बना रहे हैं, तो इससे अच्छा तो एमसी के शेयर ही ले लो, क्योंकि वही बढ़ रहे हैं। आप ये देखो लास्ट 6 महीने में एचडीएफसी एमसी का शेयर किधर गया, क्योंकि ये लोग म्यूचुअल फंड है, सही है सही है। तो मार्केट ऊपर जाए ना जाए, इकोनॉमी ऊपर जाए ना जाए, एज लॉन्ग एज लोग म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड एएमसी तो पैसे कमाएगी कमाएगी, क्योंकि उनने तो वो 2% कमाने ही कमाने। कोई 1.5 कमा रहा है, कोई 1.25, कोई 2, कोई 2.5 तक एक्सपेंस रेशियो का खेल है। तो ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का काम है, क्योंकि इनकी भी तो, ये भी तो बोलते हैं दिस। अब आप बोल रहे थे डिस्क्लेमर बताओ, मेरा डिस्क्लेमर इसलिए नहीं है कि मेरा कोई वीडियो से स्टार्ट नहीं होता, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय, नो, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मी ओनली। कोई बाहर से बाय, दिस इज बाय, मैं
नाम एग्जैक्टली नहीं ले रहा उन प्रोडक्ट के, पिट्टो ऐप, दिस स्पॉन्सर्ड बाय दिस, तो वो जो उनका अंडरलाइंग चीज है वही तो चीज आगे आके प्रमोट करेंगे। इफ यू गो टू अ बार्बर एंड आस्क हिम फॉर अ हेयर कट, उसने मना करना है क्या कभी? कि भैया आपको, आप अपनी बीवी से पूछेंगे, दोस्त से पूछेंगे कि बाल कटा लूं नहीं कटाऊं, या बार्बर को तो बोलेंगे हाँ सर, सर पे 1.5 बाल लेके भी घूम रहे हो ना आप टोटल, वो भी कहेगा सर बराबर करा लो, चाहिए थोड़ा सा ठीक होगा। तो दिस इज लाइक दिस, सो वो सपने जरूरी हैं कि तुम यहां पहुंच जाओगे। वो पहुंचे नहीं पहुंचे तो 20 साल बाद पता चलेगा ना, एज लॉन्ग एज सब म्यूचुअल फंड में आ गए। पे इक्विटी मार्केट को कोई मना नहीं कर रहा, मार्केट इकोनॉमी पैसा जाएगा, पर म्यूचुअल फंड का तो ये वाली पोल क्यों नहीं बोलते कि भी एक्सपेंस रेशियो 20 साल में कितना है? कोई ये तो बता दे मुझे सिंपल सी बात, कि अगर किसी ने 2003 में लेट से 1 लाख डाला म्यूचुअल फंड में, किसी म्यूचुअल फंड में, और उसकी वैल्यू 10 लाख है आज के दिन, ठीक है, तो उस 10 लाख में से उस म्यूचुअल फंड ने कितना पैसा ले लिया, सिर्फ ये कैलकुलेशन करके, ये जो एक्सेल पे दिखाते हैं ना, सिर्फ ये दिखा दे। और किस बात का लिया? नहीं, हमने आपका मैनेज किया। अरे तुम मैनेज क्या बोलते हैं, 6000 जो टोटल शेयर्स हैं लिस्टेड, उन्हीं में से खरीदते हो। खरीदने की जो इनकी डेफिनेशन है वो 500 स्टॉक्स की है, कि मार्केट कैप इतना होना चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग इतनी होनी चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होनी चाहिए, और उसमें से फिल्टर आउट करते हैं तो 500 स्टॉक्स हैं। 3 से 4 से 5000 म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, वो खरीद 500 स्टॉक का कॉम्बिनेशन ही रहे हैं, और खरीदते कितने? 70 80 90 100 स्टॉक खरीदते हैं। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके भी कोई खरीद लेना तो वो उतने ही रिटर्न मिलेंगे। तो दिस वाज, ये चीजें भी साथ आनी चाहिए कि भाई ये चीज भी बताओ कि म्यूचुअल फंड के अलावा भी खरीद सकते हो, खुद भी सीख सकते हो, खुद अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। इसमें एक छोटा सा एडिशन ये है कि ये बताना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड गलत नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड के नाम पर जो सपने दिखाए जा रहे हैं, जो ड्रीम्स बेचे जा रहे हैं करोड़ों के, वो गलत है। सी, अगर प्रैक्टिकली बात करो ना, अगर बहुत ही टेक्निकलिटी में चले जाओ, मैं तो कहूंगा वो सपने भी गलत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, विशाल जी आप रोज 150 सेटअप मारो, आपके 1.5 साल में 6 पैक ऐप हो जाएंगे, और खा, ठीक है। अब ये आइसोलेशन में सलाह दे दी, पर यहां ये नहीं बताया कि खाना भी ठीक खाना है, दारू भी नहीं पीनी, सिगरेट भी नहीं पीनी, फैट भी नहीं खाना, तबीयत भी ठीक रखनी है, नौकरी से आपको टाइम भी होना चाहिए सारे काम करने का। तो आइसोलेशन में तो सही बता दिया, वो ठीक बिल्कुल सही बात है। आप रोज पुशअप मारो या आप 1.5 घंटा जिम जाओ, कुछ तो इंप्रूवमेंट हो ही जाएगी ना, किसने मना किया? नहीं, वो बिल्कुल होगी। मैं आपको बोलूं रोज भागो, रोज वॉक करो, ये करो वो करो, तो पर क्वेश्चन है क्या कर पाते हो? क्या कर पाओगे? कर पाओगे तो जी मैथ का फॉर्मूला है, गलत तो नहीं बोल रहे बिल्कुल, क्योंकि एक्सेल पे ही तो करके दिखा रहे हैं, कोई फिगर तो गलत नहीं बोल रहे। जब आप एक्सेल में कुछ डालोगे 1+1+0.08 टू दी पावर दिस, तो वो आंसर थोड़ा गलत आ रहा है, गलत वो तो सही बता रहे हैं, एसआईपी कैलकुलेटर सही है। क्वेश्चन ये है कि देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स प्लेइंग आउट साइमल्टेनियसली इन लाइफ, जैसे कि आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स नहीं कर सकते। जैसे किसी महिला को बोलो कि तुम ऐसे ही सुंदर रहोगी और तुम्हारा कभी भी शरीर बेडौल नहीं होगा, तो यानी कि आप बोल रहे हो कि वो प्रेगनेंसी नहीं लेगी ना, शादी नहीं करेगी, इसका मतलब है ना। तो वो आप ऐसे कर, तो वो अब उसमें लोगों को कंफ्यूजन, उनको लग रहा है कि चलो स्टार्ट कर दिया, बता दिया, कह दिया, नहीं करने से अच्छा तो ये है। लेकिन सारी चीज के बारे में अवेयर कराओ ना। जैसे मैंने एक छोटी सी चीज बताई कि भाई म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में डालता है, तो स्टॉक मार्केट में वैसे भी डाल सकते हो आप। आपने जिस म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, किसी भी साइट पे जाके, मैं आपको बहुत अच्छी एक टेक्निक बता देता हूं। 10 टॉप म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहे हैं, उन टॉप परफॉर्मर म्यूचुअल फंड के जाके स्टॉक होल्डिंग्स देख लो, जो टॉप 15-20 होल्डिंग्स हैं सबकी 10 की, वो लिख लो, उसमें से जो कॉमन होल्डिंग्स हैं वो 15 शेयर ले लो। डू इट योर सेल्फ हो गया ना, 2% तो देना ही नहीं पड़ा। वो मैं सारे स्टॉक्स वैसे भी तो जाके खरीद सकता हूं ना, वो वैसे भी तो जाके खरीद सकता हूं मैं। तो वो अब वो नहीं, हम बहुत चेंज करते हैं, हम बहुत चर्न करते हैं। अरे कौन चर्निंग तो वैसे भी अच्छी चीज नहीं है भाई। मैंने 70 म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स खरीदे, तो अगर अगले साल मेरे 5-6 नए एंट्रेंट होंगे, 4-5 परफॉर्मर बाहर जाएंगे, इससे अच्छा तो मैं इंडेक्स फंड ही खरीद लूं फिर। भाई निफ्टी जो है मेरी 50, उसका इंडेक्स फंड है, तो जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेस्ट हैं इंडिया के, वो घुस जाते हैं। जो उसमें से खराब परफॉर्म करते हैं, कुछ इश्यूज हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं। तो उसमें भी मेरे को दिमाग नहीं लगाना, कम से कम मेरा एक्सपेंस रेशियो तो 0.5 है।
और उससे अच्छा अगर मैं वही चीज ETF फॉर्म में रेप्लिकेट खरीद लूं, जो मेरे को इन्हीं बैंकों का फंडों के ETF भी चल रहे हैं, वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड निफ्टी 50 का, मिड कैप 100 का, जो भी मेरे को मार्केट में घुसना है, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, निफ्टी, सेंसेक्स, वो मैं वहां पे ज्यादा ETF खरीद लूं, वहां मेरे को एक्सपेंस रेशियो 0.05% से भी नीचे चला जाएगा और मैं लेके बैठ गया, और मेरे को साल का कुछ फालतू का खर्चा करना नहीं, ना ट्रेड करना, ना कुछ करना। और जो टैक्स का रूल है वो उस पे भी वही है, उस पे भी वही है। तो ये प्रोडक्ट बता नहीं रहे क्योंकि इसमें किसी को फायदा नहीं है, किसी को भी सिस्टम में फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो ब्रोकरेज हाउस जिसका आप खरीदोगे स्टॉक्स के फॉर्म में, वो भी उसको भी एक बार खरीद लिया, अब बिक तो वो रहा नहीं है। तभी आप देखोगे फिनेंशियल जितने भी अखबार ले लो, चैनल देख लो, बाय दिस टारगेट दिस, टारगेट हैज टू बी देयर, बिकॉज एवरी टाइम इफ यू विल नॉट सेल, हाउ विल आई मेक मनी? इफ यू कीप होल्डिंग ऑन टू एशियन पेंट्स और HDFC बैंक, तो टारगेट तो देना पड़ेगा ना, बाय 1689, टारगेट 1900, तो मतलब 1900 से वो 2300 कभी नहीं जाएगा। और जो 1900 पे मैं बेच दूंगा, फिर अगला हम बताएंगे कौन सा खरीदना है, फिर बाय दिस सेल दिस, फिर मार्केट गिर गया तो सब कुछ ही गिर गया, फिर उसके बाद दोबारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मनी कंट्रोल या किसी साइट पे या जहां पे भी जाओ, वहां पे रिसर्च रिपोर्ट्स रहती हैं, आप हंसने लग जाओगे। रिसर्च रिपोर्ट पहले टारगेट दिया था 1600 एंड 1600 बाय सेल 1900, अब वो गिर गया, वो 1400 हो गया, अब टारगेट दे रहे हैं 1600। अब वो नई रिसर्च रिपोर्ट है, रोज की 10 रिसर्च रिपोर्ट निकाल दो, कुछ तो सच होंगी होंगी। भाई मैं एस्ट्रोलॉजी का भी काम करता हूं ना, सुबह आके 100 प्रेडिक्शन कर दो, कुछ तो सच होगा ही होगा। पे इवेंट तो होगा ही ना। मैं बोलूं विशाल जी अगले 6 महीने आपके लिए बहुत अच्छे जाएंगे, फिर कोई एक आके बोल दे बहुत खराब जाएंगे, एक बोले नहीं ठीक ठीक जाएंगे, कुछ तो सच होगा ही आपकी लाइफ में। और टेलीग्राम ग्रुप लोगों ने इतने बना रखे हैं, उस पे 3 टेलीग्राम ग्रुप बना दो और 3 अलग अलग तरह के लोग डाल दो उस पे, ठीक है, मतलब अलग अलग तरह के हजार हजार लोग कर दो, और वही स्टॉक की 3 अलग अलग डायरेक्शन बता दो, बढ़ेगा एक में सेम रहेगा, होल्ड कर दो या सेल, और एक में घटेगा, कुछ तो होगा। जिसमें सही हो जाए उसमें फिर कुछ डाल दो, फिर उसमें फिर और बना दो, फिर और डाल दो। ये म्यूचुअल फंड कोई किसी से पूछे भाई अगर स्टॉक्स ही 500 खरीदने हैं तुमने, तो 4000 फंड क्यों बना रखे हैं? ये दोबारा से रीसेट कर देते हैं और लास्ट 3 साल का रिजल्ट ही दिखाते हैं। 15 साल का रिजल्ट दिखाने वाले म्यूचुअल फंड ज्यादा है नहीं। अदरवाइज भाई शुड, अगर ये फंड हाउस है, मैं इतने म्यूचुअल फंड क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा दिखा सकूं सम पॉइंट ऑफ टाइम में किसी फंड की, तो कि भाई ये वाला देख, ये वाला तो इतना खराब नहीं किया, फिर वो जो खराब कर रहा है उसके बारे में बात करनी बंद कर दो, फिर नया लॉन्च कर दो, फिर नया लॉन्च कर दो। अरे गिन के आप मुझे बताओ, हर फंड हाउस में एक लार्ज कैप वाला कुछ होना चाहिए, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक हाइब्रिड, एक डेट, एक 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 2-4 का मिक्स, स्मॉल, और तो गिन के 10 से ज्यादा तो होने ही नहीं चाहिए। 100 फंड हाउस लगा लो तो 1000 फंड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, हद मारो। ये हैं अपने, पता नहीं गिन लो 5, 6, 10 हजार, एक ही फंड हाउस के बना रखे हैं दबा दबा के। स्टार म्यूचुअल फंड परफॉर्मर बने हुए हैं कई, तो उतनों में से कोई स्टार बन जाएगा। तो ये बस ऐसा ही है, मतलब इसमें आदमी सीखता कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ अगर एक फंड ने पिछले 3 साल में बहुत अच्छा किया तो क्या मुझे वो लेना चाहिए? वो तो अच्छा कर चुका है, उसकी तो स्टोरी शायद प्ले आउट हो चुकी है। शायद जिसने अच्छा नहीं किया उसका टाइम आ गया अच्छा करने का, बिकॉज जो PSU बैंक्स और PSU कंपनीज ने लास्ट 1-1.5 साल में रिटर्न दिए, ठीक है, IRFC ले लो, अब जो अभी भागा है, या कंपनी मतलब NMDC ले लो, कुछ भी ले लो, गवर्नमेंट का पावर ग्रिड ले लो, डिविडेंड ले लो, NHPC का देख लो, पिछले 2-3 साल में आप सरकार की कोई भी कंपनी उठा लो, जर्नली नवरत्न वगैरह, उसने 2 साल में अमेजिंग रिटर्न दिए हैं। तो ये चीज तो बहुत म्यूचुअल फंड वाले मिस कर गए। अब जो 2 साल पहले ये लेके बैठे थे ज्यादा म्यूचुअल फंड, वो तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे, अब वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब इतना रनअप हो गया है तो मैं कहूंगा यार ये बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, तो अगर मैं अब खरीदूंगा इसको, तो क्या ये अब सरकारी कंपनी जो इतना रनअप कर गई है, क्या ये आगे भी रनअप करेंगी? क्योंकि ये तो गन्ने का जूस लग रहा है कि निकल चुका है। क्योंकि अगर एवरीथिंग ग्रोज अप तो सारी चीजें चांद तक चली जाए ना, चांद तक तो नहीं जाती, हमें पता है, पेड़ भी चांद तक नहीं जाता, तो कुछ ना कुछ तो है ना, तो वो कंट्रोल किधर है, लर्निंग किधर है? तो दिस इज इट। नेक्स्ट बताएं। ठीक है, म्यूचुअल फंड की बात हो गई। अगला एक कॉन्सेप्ट है, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट और अर्ली रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट।
बहुत सारे वीडियोस हैं जो दावा करते हैं कि आपको 40 साल की उम्र में रिटायर कर देंगे, 35 में, यहां तक कि 30 की उम्र में भी रिटायर करने वाली बड़े सारे वीडियोस हैं जो दावा करते हैं कि 20 साल की उम्र में आप प्लानिंग शुरू करें, 30 साल में रिटायर हो जाए, इतने करोड़ का आपके पास फंड होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का भी फिर एक कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। तो अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम, इन दोनों को अगर हम क्लब करके देखें, क्या सच्चाई है इसकी? और ये अर्ली रिटायरमेंट देखो की बात इतनी ज्यादा क्यों होने लगी? मैं एक खेल खेलता हूँ, थोड़ा डार्क ह्यूमर होगा, डार्क कॉमेडी होगी, पर उसी के तहत समझ पाओगे एग्जाम्पल। ठीक है, मैं भी आपको दिलाऊंगा 40 साल की उम्र में, अभी दिलाऊंगा। आपने एनिमल पिक्चर देखी है क्या, रणवीर वाली? देखी है? बताओ। उसमें वो लास्ट सीन है ना, अनिल कपूर को बोलता है आपको यस यस ऐसे कुछ बोलना है, पापा पापा ऐसा करके बोलना है। तो अभी ना मैं कुछ एक्टिंग करूंगा, आपको यस सर बोलना है बस बीच में। ठीक है, और इससे आपके सब्सक्राइबर्स को उम्र भर पता चल जाएगा, क्योंकि अदरवाइज प्यार से समझाने में, ऐसे समझाने में समझ नहीं आएगा। इसमें किसी को पीड़ा भी होगी, ठीक है, पर वो पीड़ा बाद में हम निपट लेंगे। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि ये अदरवाइज ना, ये कोई और आदमी है, ये भूत उतार नहीं सकता। भूत उतरेगा वैसे, पर आपको यस सर करना है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। विशाल जी, 40 साल फ्रीडम चाहते हैं? यस सर। आप रोज की भसड़ से आजादी चाहते हैं? रोज ट्रैफिक जैम में फंसने से आजादी चाहते हैं? आप ऐसी चीज लाइफ जीना चाहते हैं कि जिसमें आपको कोई सुना ना पाए कुछ, पर आप दुनिया को सुनाएं? ऐसी जीवन जीना चाहते हैं आप 40 साल की उम्र में? आप ऐसा जीवन चाहते हैं जब आपको फाइनेंशियली टेंशन लेनी ही ना पड़े किसी चीज की, कोई ना कोई अपने आप चल रहा हो प्रोग्राम, आप टेंशन नहीं ले रहे? ऐसा जीवन जीना चाहते हैं विशाल जी? बोलो यस यस, अच्छा कर रहे हो। चाहते हो ऐसा जीवन? अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से दिनचर्या आपकी हो, जब चाहे नेटफ्लिक्स देख लें, जब चाहे जिससे फोन पे बात कर लें, किसी को गंदी बात कर लें, अच्छी बात कर लें, खुश हो ले। ऐसा जीवन चाहते हैं आप? बताएं। यस यस सर। सब चाहते हैं ना। विशाल कालरा जी, मिडिल क्लास हाउसवाइफ बनना पड़ेगा आपको इसके लिए। उसका जीवन ऐसे चल रहा है, और खुश वो भी नहीं है। पूछ लो किसी मिडिल क्लास हाउसवाइफ से। सारी मिडिल क्लास हाउसवाइफ 40, 42, 45 साल की जो सुन रही हैं, मुझे माफ करना आपका एग्जाम्पल लिया, लेकिन फैक्ट ये है कि खुश आप भी नहीं है, पर चल तो यही रहा है ना जीवन में। ये जितने यंगस्टर्स हैं, ये मिडिल क्लास हाउसवाइफ बनना चाहते हैं। वो सिचुएशन वही है ना, पति घर से बाहर चला गया, ट्रैफिक में जाना नहीं मिडिल क्लास हाउसवाइफ को, बच्चे स्कूल चले गए, पूरा दिन घर में अवेलेबल है, झाड़ू पोछा बर्तन मिडिल क्लास हाउसवाइफ करती ही नहीं। बहुतों के घर में खाना बनाने भी मेड आती है। पैसे की टेंशन नहीं, आदमी रखा हुआ है कमाने के लिए, पैसे आउटसोर्स कर रखा है ना काम। ठीक है, वो तो अगर मैं मिडिल क्लास हाउसवाइफ हूं तो मैं ऐसी बात करूं, अरे हमने तो लौंडे रखे हुए हैं ये काम करने के लिए भी। ठीक है, पैसा कमा के लाते हैं, क्यों? कितना अच्छा आउटसोर्सिंग है। बुरा लगेगा, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग, दे आर आल्सो नॉट हैप्पी। तो हाउ डू यू थिंक दैट अदर्स हु विल रीच दैट स्टेज, दे विल बी हैप्पी? लाइफ में फुलफिलमेंट चाहिए ना। दैट मिडिल क्लास वाइफ फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, उसको सो कॉल्ड मौका नहीं मिला करने का, अब भी नहीं मिल रहा, फुलफिलमेंट नहीं है। ये पता नहीं समाज ने कुछ ना करने को इतना रोमांटिसाइज क्यों किया हुआ है? क्योंकि अगर कर रखा है तो मैं बता रहा हूं ना, मिडिल क्लास हाउसवाइफ कहां खुश है? वो भी तो सो कॉल्ड कुछ नहीं कर रही, या वो जो सो कॉल्ड कुछ कर रही है उसकी क्लैपिंग नहीं हो रही। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ एक तबके से ऊपर, एक तबके से नीचे तो घरों में बहुत ज्यादा काम करती हैं, बट एक तबके से ऊपर एक्चुअली फिजिकली मिडिल क्लास वाइफ्स नहीं काम करती, वो चिंता करती हैं। पति की चिंता, बच्चों के फ्यूचर की चिंता, प्रॉपर्टी सास ससुर दे के जाएंगे, घर की पॉलिटिक्स की चिंता। तो उसने अपना वैक्यूम भर दिया। तो मैं यही बोल रहा हूं कि ये ड्रीम करना ही गलत है, क्योंकि आप कभी खाली हो ही नहीं सकते। आप अगर किसी को इस चीज में वो है, आप 1 महीना गोवा सब अफोर्ड कर सकते हैं जाना, कहीं भी जाके उसमें रह लें, और आप देख लें कि आप क्या 20 दिन से भी ज्यादा रह पाएंगे? वो समंदर आ रहा है, वो हवा है, वो किसी का बियर का ग्लास है, वो सुनने में बहुत लगता है, क्योंकि आपका प्रेजेंट इतना इतना बर्बाद है। आप रेगिस्तान में प्यासे घूम रहे हैं, तो पानी के अलावा आप कुछ नहीं सोच सकते। पानी 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 पानी। फिर आपको कोई वो ओएसिस दिखाता रहेगा, मिराज दिखाता रहेगा कि ये पानी है, वो चमक रही है सैंड, पर पानी नहीं है वो, और आप ऐसे से भाग रहे हो और आप पानी पानी सोच रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको नॉर्मल सेटिंग्स में पानी दे दूं, कोका कोला दे दूं, जूस दे दूं, गन्ने का जूस दे दूं, संतरे का दे दूं, सब कुछ, यू आर नॉट नो लॉन्गर इंटरेस्टेड।
बिकॉज आपका वो आपके पास है। सो बच्चे आज के दिन इतने मिजरेबल हैं अपनी जॉब्स में, बॉसेस उनको लगता है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम होगी ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे को। असल में व्हाट दे नीड टू डू इज थिंक अबाउट व्हाई दे आर इन दैट टॉक्सिक जॉब। Addressing that problem is an easier option, immediate option, because if you work towards financial freedom, आपकी लाइफ के 10 15 20 साल चले जाएंगे। वो फ्रीडम मिली या ना मिली, आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। और जब आपको लगता है वहां फाइनेंशियल फ्रीडम मिली, तो आपका इसी सिस्टम में सिलेबस बढ़ाने वाले आ जाएंगे कि यार बीच में गाड़ी दिलवा देगा, कोई शादी हो जाएगी, बच्चा आप कहते हो नहीं मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है, मेरे को शादी नहीं करनी, मेरे को बच्चा ही नहीं करना, मेरे को नहीं करना, ये एक अलग कंसेप्ट चला हुआ है। और हर मार्केट के बैठी जनता को चेतना बुद्धि विवेक जगाने वाले बैठे, सबने स्टॉल खोले हुए हैं, तुझे ये नहीं करना तो मेरे पास ये आ जा, ठीक है, वैलिडेट करने के लिए, कंफर्मेशन बायस। एंड ये जितने लोग भी हैं विशाल कालरा जी, मैं किसी को ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज ये लोगों को ऐसा नहीं बनाते, लोगों की ऐसी डिमांड और रिक्वायरमेंट है, लोग ये सब सुनना और करना चाहते हैं, ये सिर्फ बोल रहे हैं तो ये आ जाते हैं। इट इज समथिंग लाइक कि किसी को गोलगप्पे खाने हैं तो गोलगप्पे की दुकान एग्जिस्ट करती है और वो आ जाते हैं। इट इज नॉट दैट ये गोलगप्पे की दुकान खुली हुई है इसलिए लोग गोलगप्पे खाना चाह रहे हैं, और आप गोलगप्पे वालों पे अटैक करो कि तूने खोल रखी है और तू बरगला रहा है, गंदा पानी पिला रहा है, लोगों की सेहत खराब कर रहा है। लोग रेडी का खाना खाना चाहते हैं इसलिए रेडियां खुली हुई हैं, रेडियां खुली हुई हैं इसलिए लोग रेडी का खाना नहीं खाना चाह रहे। आप समझे, इट्स वेरी इजी टू ब्लेम द इन्फ्लुएंसर, द पीपल। लोग जो सुनना चाहते सुनाएगा, जिस दिन लोग नहीं सुनना चाहेंगे बंद हो जाएगा अपने आप। इट इज एज सिंपल एज दैट। लोग अपनी प्रेजेंट लाइफ की मिजरी से एस्केप हर आदमी चाहता है कि कुछ तो कोई स्टोरी सुना दे कि ऐसा हो जाए ना, ऐसा हो जाए ना, वैसा हो जाए। सारे स्टोरी टेलर्स ही चल रहे हैं। तो ये जो आदमी को ज्यादा, क्योंकि अगर कोई भी आके हार्डवर्क करने को बोलेगा कि ऐसे कुछ नहीं होता, कहेंगे नेगेटिव आदमी है। कोई आके सच्चाई बता देगा जीवन की ऐसे नहीं होने वाला, तो नेगेटिव आदमी है। तो जब मैं वो बोलता हूं हिंदुस्तान में लोगों को समझाना मुश्किल है और बुद्धू बनाना बेवकूफ बनाना आसान है, तो जो चीज आसान है वही करी जाएगी ना। अब ये कोई आदमी किसी ने फाइंड आउट कर ली ये चीज, ये ट्रुथ। अब हर आदमी आसान काम करेगा या मुश्किल करेगा, मुझे बताओ। हर आदमी आसान काम करना चाहेगा। आसान काम क्या है? बुद्धू बनाना। आपका विशाल जी मुझे फ्रेश बुद्धू बनाना इज मच इजियर देन टू कन्विंस यू दैट आपका किसी और ने बुद्धू बना लिया है। बुद्धू बनने के बाद भी आदमी मानता नहीं कि मेरा बन गया है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। लॉन्ग टर्म आई डोंट रिक्वायर इट नाउ। मैं 5 साल रखने को तैयार हूं, 10 साल रखने को तैयार हूं। ऐसी स्टोरियां बोल देते हैं। भैया जो तुम्हारा 3 साल 4 साल में कुछ नहीं हुआ, नहीं नहीं आई विल होल्ड इट, नहीं नहीं मेरे को जरूरत नहीं है। लोग अनफ्रेश फिर आ जाते हैं। लोग ऐसा खरीद लो वैसा खरीद लो, ट्रेडिंग ऑप्शन वाले आ जाएंगे, फ्यूचर ऑप्शन वाले आ जाएंगे। मैं फ्यूचर ऑप्शन की 10 ट्रेड ले लूं, उसमें से मेरी 7-8 बर्बाद होगी, 1-2 मेरी नॉर्मल गई, 1 हिट होगी। जो हिट होगी उसका स्क्रीनशॉट ले लूं, ठीक है, और अपने ग्रुप पे डाल दूं, द ग्रेट ज्ञानी जी अपना यूट्यूब पे। भाइयों बहनों ये ट्रेड और सच है क्योंकि वो हिट हुआ है, पर वो 9 में दिखा नहीं रहा जहां मैं बर्बाद हो गया, ठीक है, जहां पर मैंने ये दिखाया। और मैं रोज आके दिखा दूं तो आओ मेरा कोर्स ले लो, आई नो द टेक्निक। मुझे बताओ इफ समबडी नोज द टेक्निक टू खुशी, टू मनी, टू एवरीथिंग, तो भैया वो तो फिर हिमालय में बैठ के अपना इतना करोड़पति बन ही जाएगा ना। तुम्हारे को कोर्स क्यों बेचना है उसको? अगर मेरे पास 1000 रुपए और मुझे 1000 के 1 लाख, 1 लाख के 1 करोड़, 1 करोड़ के 100 करोड़ करने आते हैं, व्हाई विल आई रिक्वायर योर मनी? मैं अपना कर ही लूंगा ना, क्योंकि मेरे को तो आता है एल्गोरिदम, ट्रेडिंग एल्गोरिदम, सारा नॉलेज है मेरे को फाइनेंस का। पर मैं आके सेलेक्टिवली दिखाऊंगा। अब उसमें इंटेलिजेंस क्या होती है, जो और अच्छा आदमी होता है और समझदार और मैनिपुलेटिव कह लो, या वो आके कुछ कुछ बीच में अपने लॉसेस भी दिखा देता है, क्योंकि लोग शाणे सारे कैसे होंगे, तो वो फिर बोल देगा बहुत ट्रांसपेरेंट है ये। तो मैं 3 अच्छी चीज कर दूं, 1 खराब कर दूं, दिखा दूं भैया यहां आई मेड मनी, यहां आई। एज लॉन्ग एज आई कैन टेल पीपल की 60 to 70% टाइम आई एम गेटिंग इट राइट, आई विल गेट इनफ फॉलोअर्स। माय एक्चुअल रेशियो कैन बी 20% ओनली, बट मैंने 60-70 दिखा दिया। 100 दिखाऊंगा तो लोग शक करेंगे, सब समझदार हैं। 20 दिखाऊंगा तो कोई नहीं आएगा। तो सेलेक्टिवली 60-70 दिखा दो, ये मार्केट में हो।
लेकिन एक रिटायरमेंट के लिए अपना कितना फंड चाहिए होगा, इसे कैलकुलेट करने का ट्रेंड चला हुआ है कि आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद या 30 साल बाद मुझे रिटायरमेंट के लिए इतने करोड़ चाहिए होंगे। ये कैलकुलेशन क्या प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है? सबसे पहले ये कैलकुलेशन करना ही बेवकूफी है, बिकॉज आप ये बोलो मैं रिटायर होऊंगा ही नहीं। अब आपको जैसे बोल दो नहीं रिटायर होऊंगा ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सारा खेल है कि आप मिजरेबल जॉब में हो। वो मिजरेबल जॉब में आप बोल रहे हो कि तू कैलकुलेशन कर ले इस मिजरी से कैसे निकलेगा। मैं ये कह रहा हूं एक हाउसवाइफ जिसको डिवोर्स देना है अपने हस्बैंड को कोल्ड ब्लड में, कि यार इसको इससे रहना नहीं है, वो भी कैलकुलेशन कर ले कि कितना मेरा खर्चा होना चाहिए, कितना एलिमनी डिमांड करूं। अभी तक तो इसके पास इतना पैसा आया नहीं तो डिवोर्स पोस्टपोन है। अरे और मेहनत कर, और घर वर खरीद, और ओवर टाइम कर। हाँ अब ये पहुंच गया, अच्छा 4 करोड़ पे तो 2 मिल जाएगा, डिवोर्स डाल दे। इट इज एक्चुअली समथिंग लाइक दिस। प्रॉब्लम इज बैड मैरिज, प्रॉब्लम इज नॉट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किस लिए की जा रही है? आप कैसे कह सकते हैं कि आपका, लोग क्या कहते हैं आपका आज का खर्चा कितना है, तो आप कैलकुलेट कर लें, फिर इसका 4% और 100 गुना टाइप आप रख लें। अगर आपका खर्चा है 1 लाख महीने का, तो 400 गुना हो गया 4 करोड़। अगर आपके पास 4 करोड़ आ जाए तो फिर आप ऐसे रिटायर हो सकते हैं। यार आप ना घटिया नौकरी से कल ही छोड़ देना चाहिए और हमेशा काम करते रहो। कहां से आप ऐसे काम करो जैसे जो कभी रिटायरमेंट की जरूरत ही नहीं हो, जिनमें वो करे ही जाओ आप। किसी की नौकरी करने में तो गुलामी है, पर अपन अगर आप यूट्यूब पे चैनल बना रहे हो, बनाते ही रहो ना, अपना कंटेंट डालते ही रहो। आप कवि हो, आप राइटर हो, आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, मतलब इस तरह तो काम। अभी अमिताभ बच्चन जी क्यों नहीं रिटायर हुए? आप बताओ, उनकी कैलकुलेशन तो बहुत साल पहले पूरी होगी होगी। अच्छा जिसका मुकेश अंबानी का बेटा है, उसकी कैलकुलेशन पैदा होते ही पूरी है, और पोता तो जिस दिन क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी में आया, उसकी तो तभी मतलब जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, बाहर निकल के वो क्यों काम करेगा? वाई आर मुकेश अंबानी किड्स वर्किंग? उनका तो एक कोटा बहुत पहले पूरा हो चुका है। मैंने कितना भले बेहुदा एग्जांपल लगे वो हाउसवाइफ वाला, वो मैंने इसलिए दिया क्योंकि यार उस स्टेट पे जाके भी खुश नहीं है ना आदमी। और दूसरा एग्जांपल मुकेश अंबानी का दे रहा हूं, अगर कोई गोल्डन फिगर से आपको काम करने से आजादी मिले, तो जो उस फिगर से ऊपर बैठा है वो तो कभी भी काम ना करे, जबकि सबसे ज्यादा काम वो करते हैं। वो क्यों काम कर रहा है? एलन मस्क क्यों काम कर रहा है? बिल गेट्स और ये आपका मार्क जकरबर्ग क्यों काम कर रहे हैं? ये तो इस कैलकुल, उनका कितना खर्चा है बताओ? उनके तो ये 100 टाइम्स वाले बहुत पहले हो चुके हैं ना पूरे, वो क्यों काम करते? तो ये वेरी डिस्कशन ही बेहूदी है, मैं कहूंगा इस पे डिस्कशन करने का ये मतलब ही नहीं है। ये लोगों को सिंपल सा ये हो रहा है कि एक डिसीजन मेकिंग आती है, आई एग्री, कि मैं अपना काम छोड़ दूं। तो डिस्कशन ये होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए वीडियो का, मनी रिक्वायर्ड टू लीव योर शिटी जॉब। तो उसमें सबसे पहले तो ये होगा कि यू आर इन शिटी जॉब, एक्नॉलेजमेंट होगी। इट इज वो जैसे वो किताब थी ना, फक यू मनी करके या कुछ करके, ठीक है, कि भैया वो उतना कितना पैसा कि मैं सबको एफ यू एफ यू एफ यू एफ यू कर दूं, ठीक है। तो वो पैसा, वो वाली बात बोलते शर्म आती है। तो हम यहां क्या करते, रिटायरमेंट के लिए कितना अच्छा होगा। आप हो सकता है उससे पहले ही आपका एम्प्लॉयर आपका हार्ट अटैक करा के 46 44 में ही आपको मार दे, तो आपको रिटायरमेंट नहीं, आप उठ ही गए। वो सनी देओल का डायलॉग ना, उठ ही गए। अब क्या रिटायरमेंट की कैलकुलेशन कर रहे हो? ये कैलकुलेशन ही गलत है, मैं ये बोलूंगा। जीवन में व्हेन यू आर बैटिंग, यू आर नॉट कैलकुलेटिंग कि मेरे को कितना रन बनाने, कितने रन, पिच पिच का पता ही नहीं है आपको। आपको अगर आप मुझे बताओ रिटायरमेंट के बाद आप बोलो मैं तो खुद ही झाड़ू पोछा बर्तन करूंगा, रिक्वायरमेंट गोज डाउन। आप बोलो नहीं मैं तो 3 बीएचके में नहीं 1 बीएचके में रहूंगा, रिटायरमेंट गोज डाउन। आप बोलो मैं तो किसी की 1 रुपया भी नहीं दूंगा अपने पोता पोती को इस पे बर्थडे पे, फंक्शन में, कहीं भी, तो रिक्वायरमेंट गोज डाउन। तो वो देख लेना ना उस टाइम कैसे होता है, काम करते रहो, पैसे कमाते रहो। हाउ कैन यू टेल मी, हाउ डज कैलकुलेटिंग एनीथिंग हेल्प इट? अगर मैं रोज वेइंग स्केल पे भी चढ़ता रहूं तो मेरी वेट कम थोड़ा हो जाएगा। यस आई रिक्वायर टू मॉनिटर, पर एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी ना जाके। रोज मेरे को आप टेस्ट ले लो और रोज मुझे रिजल्ट दे दो, उससे मेरी एग्जाम परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक हो सकती है। मुझे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। आई नो वी रिक्वायर द नंबर्स एंड सम आइडियाज वेयर वी आर हेडिंग टू नो द डायरेक्शन, बट आप एक डायरेक्शन और रोड पे चल रहे हो तो क्या रुक रुक के थोड़ा पूछोगे हर किलोमीटर बाद अब कितना ठीक चल रहा हूं, अब कितनी देर में पहुंचूंगा? सारा फोकस ही उस पे हो रखा है, लर्निंग पे नहीं है, सिर्फ इस कैलकुलेशन पे है कि ये फिगर आ गई, वो फिगर आ गई, ऐसी मान लो किसी का ससुर जी बोल दे, दमाद ये तू घटिया नौकरी में लगा हुआ है,
तू ये ले ले 4 करोड़, अब तो फिगर मिल गई तेरे को जो मिलनी थी, अब छोड़ दोगे नौकरी, फिर घर पे बैठ जाओगे, ससुर जी के गुलाम बन जाओगे, आरती उतारोगे? बताओ। मतलब यू हैव टू हैव सम, ये वाले वीडियोस भी बनने चाहिए ना। तो ये कैलकुलेशन करके क्या है, लोगों को मिजरी से दूर करने के मौके दे रहे हो आप, ध्यान भटका रहे हो बस। एंड मैं इसको बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि जनता का ध्यान भटकाना भी कई बार जरूरी होता है, नहीं तो जिएंगे कैसे? प्रैक्टिकल बातें में तो नींद नहीं आती ना, इसमें नींद आ जाती। नींद की गोली खाना अच्छी बात नहीं होती ना, नॉर्मल नींद आनी चाहिए। पर अगर जिसको नींद नहीं आ रही हो तो डॉक्टर देता है ना। आप बोलो कि नींद नींद की गोली दी जा रही है अमित जी, ये तो बहुत गलत हो रहा है सब, अरे किसी को नींद नहीं आ रही तो भाई अब क्या करें? नींद की गोली दी जा रही है उनको, अच्छी चीज तो नहीं है। नेचुरली सोना चाहिए, कभी किसी कारण से स्ट्रेस हो गया, कुछ ऐसा लाइफ में आ गया तो मानते हैं, पर ये सारी नींद की गोली देने वाले हैं, आप ऐसे पहुंच जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक जो कॉन्सेप्ट है वो है, और ये तो पिछले कई सालों से चल रहा है कि अपना घर खरीदने की कोशिश ना करें, रेंट पर रहें, और इसकी बहुत सारी कैलकुलेशन करके समझाई जाती है। कार खरीदने की भी कोशिश ना करें, इसे भी ओला उबर इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पर पैसे की बहुत बर्बादी है। और लोन के बारे में भी समझाया जाता है कि लोन भी ना लें, क्योंकि इस लोन को चुकाते चुकाते आपके कई साल चले जाएंगे और जो प्रिंसिपल है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चुकाने वाले हैं। तो इसकी सच्चाई सी क्या है? देखो, इसे इसी तरीके से कैलकुलेट करें जिससे लोग सारी कैलकुलेट करवाते फाइनेंशियल, हैं, उसे कैलकुलेट करने का तरीका कोई और भी है। मैं इसको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाई इन, मैंने वैसे बहुत वीडियोस बनाए हैं अबाउट दिस एडवाइस एंड अगेंस्ट दिस एडवाइस, पर सबसे पहले अंडरस्टैंड व्हाई दिस एडवाइस इज कमिंग। दिस एडवाइस इज कमिंग कि म्यूचुअल फंड से पैसा ना निकले, वो 2% हर साल का मिलता रहे, क्योंकि आपने वहां से कहीं निकाला प्रोग्राम। सी अभी एसआईपी वालों का कंपटीशन जोमेटो स्विगी वालों से चल रहा है, कि वो 10,000 रुपए का तो जोमेटो पे खा जाता है लड़का लड़की, वो कह रहे हैं एसआईपी कर ले, खा मत, क्योंकि अगर तू करेगा तो ये इतना हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरे? नेटफ्लिक्स अगर है, सपोज नेटफ्लिक्स का कंपटीशन किसके साथ है आपको पता है सबसे ज्यादा? सोचो। ये बहुत हायर ऑर्डर थिंकिंग्स हैं, आप इस एग्जांपल से समझ जाओगे वेयर आई एम हेडिंग। नेटफ्लिक्स का विशाल जी कंपटीशन है आपकी नींद के साथ, समझ रहे हैं? जितना कम सोएंगे आप, क्योंकि बाकी काम तो आप कंप्रोमाइज करेंगे नहीं, एम्प्लॉयर आपको टाइम छोड़ेगा नहीं, ठीक है, नौकरी टाइम छोड़ेगी नहीं, खाना खाना है, सब करना है। अब आपकी नींद अगर मैं खा जाऊं तो आप मेरे को देखोगे, तो मेरा कंपटीशन, मैं नेटफ्लिक्स हूं मान लो, व्हेन आई से नेटफ्लिक्स इट इज ऑल दिस ओटीटीज एंड ऑल दिस, ठीक है, इंक्लूडिंग यू कैन इवन से इवन यूट्यूबर्स, इवन आई कैन, तो कंपटीशन आपकी नींद के साथ है, मेरे को देखो, ताकि 11 बजे तक तो रात को आपको कुछ लगा नहीं, आपने कुछ उखाड़ लिया लाइफ में, ठीक है, 11 बजे मैं कुछ देखूंगा और मैं कुछ समझूंगा, सोचूंगा, अब मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैं एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखूंगा, मोटिवेट हो जाऊंगा, अब मुझे सिंस फाइनेंस समझ में आ गया है तो अब मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, ये वाली अप्रोच है। अदरवाइज घर का मैं सिंपल सा आपको बताता हूं, व्हाई कांट द सिचुएशन इट बी लाइक कि 22-23 साल में ही घर मिल जाए? और 22-23 में कैसे घर मिल सकता है? कौन नहीं, पैसे कमाने शुरू कर दिए तो 40-50 हजार रुपए की तनख्वाह है, इतने में घर कहां मिलता है? 1 रुपया शादी पे खर्च नहीं होगा, जल्दी शादी कर लो, लड़की का बाप भी थोड़े पैसे दे दे, शादी पे खर्चा ना हो, फालतू का हनीमून में मत जाओ। मेरे को बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती, हनीमून में बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि बाहर जाके जो आप काम करते हो वो काम कहीं और भी हो सकते हैं। जब शादी आपकी टिक जाए तब घूमने जाना, जब एक दूसरे से बोर हो जाओ। शुरू में इतना घूम लेते हैं जबकि वो एक दूसरे से बोर नहीं हुए थे। शादी के 2 साल तो कहीं घूमने जाना ही नहीं चाहिए। जब 2 साल हो जाए, अब पकने लगे एक दूसरे से, अब घूमने जाओ। तो 2 साल में घूमने में पैसा खर्च कर दिया, अब घूम भी लिए, पैसा भी खत्म, पक भी गए, अब कुछ करने को नहीं है। अब फिर जाओ मैरिटल कंसल्टेंटों के पास, हमारे जैसे जो मोटी फीस लेके लूट लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई पैसा कैसे खर्च करना है उसको थोड़ा रिवर्स कर लो। घर आप खरीद सकते हो, आप 2 करोड़ का घर नहीं खरीद सकते तो 40 लाख का खरीद लो। 40 लाख के घर में आप रह नहीं सकते तो आप उसको किराए पे चढ़ा दो। आप 1.5 करोड़ वाले घर में किराए पे रह रहे हैं, पर आपका कहीं से तो कुछ तो आपका 40 का बढ़ रहा है। अगर गोल्ड जैसे बढ़ता है ना विशाल जी, तो मैं बोलता हूं भाई तुम 10 तोले का सेट नहीं खरीद सकते। जो डिजाइन पसंद आया, आप बीवी को लेके गए, बीवी ने बोला 10 तोले का,
ओ बोल रहा है जी 7 लाख का मेकिंग चार्जेस करके। आप तो गए थे जी गोल्ड बढ़ रहा है पर बीवी को भी खुश करना था। तो भाई अगर नहीं खरीद सकते तो 3 तोले का ले लो यार, कम का ले लो। ठीक है उतनी खुशी नहीं मिली, मान ली बात, कोई बात नहीं। पर एसेट क्लास तो बढ़ रहा है, कुछ तो लिया आपने। अगर मैं 1 करोड़ की चीज नहीं खरीद सकता कोई, तो क्या मैं 10 लाख की भी नहीं ले सकता वो? अब आप बोलेंगे कि नहीं, क्या आप 2-3 मैं इसमें दुहाई दूंगा, आप बताना लॉजिक लगी या नहीं लगी। वो बैंक, कोई भी बैंक पकड़ लो, नाम मैं नहीं लेते, हमको सब पता है बैंक्स कितने, किसी बैंक में जाओ आप, नॉक नॉक, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। किस लिए चाहिए? आपके बैंक का शेयर खरीदना है। नहीं नहीं, ऐसे कोई लोन नहीं मिलता जी, ये कोई लोन नहीं होता। नहीं, आप ही के बैंक का शेयर, आपको अपने बैंक पे विश्वास नहीं है? बोल नहीं है, तभी नहीं देता। और उसी बैंक वाले को बोलो प्रॉपर्टी पे दे देगा। आपकी बस पेइंग फीस होनी चाहिए, दे देगा 80%, कोलेटरल 20% का उसका वो, और दे देगा। तो इसका मतलब बैंक भी मानता है, फाइनेंशियल सिस्टम भी मानता है कि यार ये झाग नहीं है पूरा, हम पूरा ही झाग हैं, हमारा कभी भी प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, तभी तो रिस्क फैक्टर ज्यादा है। वो कोई बैंक्स के पास मैं ये ट्राई कर चुका हूं, कहते जी अमित जी आप ऐसे करो पर्सनल लोन ले लो, 14% 12% ज्यादा इंटरेस्ट पे, और हमारे शेयर जो करना है उसके साथ करो, हमें नहीं बताओ। तो पर पर्सनल लोन भी 1 करोड़ का नहीं देते, पर होम लोन दे देते, क्योंकि पर्सनल लोन के भी कोलेटरल नहीं होता ना, 10 15 20 लाख तक का तो ले लो बिना कोलेटरल के, पर जैसे ही मामला 1 करोड़ का होता है फिर वो पूछते हैं कोलेटरल किधर है। अपने बैंक के शेयर को नहीं मानते। बहुत ज्यादा मैंने ऐसी तैसी करी, टॉप लेवल पे पहुंच गया, और कुछ मैंने बोला ये अपनी सीखने के लिए, तो किसी ने बोला यार चल तू बोल रहा है तो कर लेते हैं, पर हम 50% 40% ही मानेंगे। जहां रियल एस्टेट को वो 80 मानते हैं, वो अपने बैंक के शेयर को, और ये मैं नाम नहीं लेना चाहता बैंक का, टॉप बैंक्स जो ब्लू चिप बैंक, ठीक है, वो भी 40-50 ही अपने बैंक के, वो भी तब जब आपकी पेइंग कैपेसिटी है, आप उनके गले में लटक गए, आपकी नॉलेज है, आपका सिबिल बहुत हाई है, बैकग्राउंड आपकी ठीक है, तब वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट या ओब्लाइजिंग, या आप अच्छे कस्टमर हो तो देने को तैयार है। उसमें भी फिर वो बोल देंगे सर ऐसा है, वो अपना डीमैट का जरा वो डीमैट का कोलेटरल डाल दो। तो मैंने कहा भी पूरा डीमैट ही डाल रहा है मेरा, ठीक है, वो 50 साइन करा रहा है, तब जाके वो देने को तैयार होते हैं। तो ये एक सबको पता होनी चाहिए वाली चीज। दूसरी चीज जी विशाल जी, हम तो डिस्कस ही नहीं करेंगे ये बात कि फाइनेंशियल सेंस है या नहीं है। शादियां ही नहीं हो रही बिना घर के आज के दिन। कहते हैं अलॉटमेंट लेटर दिखा दो तब करेंगे शादी। तभी तो ये आज के दिन ये रिवर्स डी प्रथा हो रही है। ये 5 से 7 साल पहले प्ले आउट करी आपकी चाइना में। चाइना में आपको पता है 1 चाइल्ड पॉलिसी हुई, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, एक ही पैदा कर सकते थे, हो गया, लड़का हो गया तो लड़का हो गया, लड़की होगी तो लड़की। अब इंडिया में आपने देखा होगा, लड़की होगी तो दूसरा ट्राई करेंगे, दूसरी भी होगी तो तीसरा भी करते हैं लोग, बहुत ऐसे बहुत घरों में है, और आजकल भी हो रहा है। चाइना में तो पॉलिसी एक थी। तो अब जब लड़की है, और वहां भी लड़कियां कम है रेशो में, इंडिया की तरह, जैसे स्पेशली नॉर्थ इंडिया, तो अब वो लड़की वाले कहते हैं कि जहां घर है वहीं लाडो को शादी करेंगे। अब इंडिया में जो 1990s में लड़कियां पैदा हुई हैं, उनका रेशो, सरकारी रेशो कुछ 800 बताया जाता है, 750 बताया जाता है, हरियाणा में तो 700 था। और जो बताया जाता है ना, आपको पता है असली में और भी प्रोग्राम खराब ही है, ठीक है, अब हम उसमें नहीं जाएंगे गवर्नमेंट और उस पे, पर लड़कियां बहुत कम है। और उनमें से भी कई लड़कियां विवेक बुद्धि चेतना जगाएंगी, क्योंकि उनको भी हक है, सिर्फ लड़के ही थोड़ा जगाएंगे। तो 50-100 वो भी नहीं कर रही, आई एम नॉट गेटिंग ए गुड बॉय, आई डोंट वांट, आई एम फाइनेंशियली, तो 500 रहेगी। अब हर लड़की को 2 चॉइस है तकरीबन लड़कों की। तो वो ये अगर बोल देंगे कि इस अनसर्टन वर्ल्ड में, नौकरी का तो पता नहीं विशाल जी, घर का पक्का पता है कि घर है, तो कह रहे कि एज लॉन्ग एज अगर घर है तो हमारी बेटी सिक्योर्ड है। नौकरी तो पता नहीं दामाद जी छोड़ दें, घर तो नहीं छोड़ सकते ना, ठीक है, और ना नौकरी छूट जाएगी, घर तो नहीं छूटता। तो घर हैज बिकम ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ मैरिज का क्राइटेरिया। ये थोड़ा अटक गया मेरे ख्याल अपना। अगर इसमें आप कार को भी जोड़ दें तो कार वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत सालों से समझाया जा रहा है। ये कार वाला कंसेप्ट का क्या है ना, अगेन इट सूट्स कि अगर व्हाई इट इज डन, बिकॉज अगर आपने कार खरीद ली तो 6 7 8 लाख की चीज खरीद लोगे आप, तो सडनली आप बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं खरीदोगे। ये सारा खेल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, फाइनेंशियल इंडस्ट्री का, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए है। मैं बिल्कुल भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को गलत नहीं मानता, मैं भी ये बोलता हूं
Don't buy a car before you have a life insurance. Don't buy a car before you have a medical insurance. Don't buy a car before you have a decent म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो टू स्टार्ट विद। मैं नहीं कह रहा 1 करोड़ 50 लाख का, पर 2 4 5 लाख का। ये सब चीजें करने के बाद आपको यू शुड बाय ए कार ऑल्सो। ठीक है, तो आई ऑल्सो एग्री दैट यू शुड बाय कार। ठीक है, लेकिन नॉट बिफोर डूइंग सर्टन थिंग्स। सबसे पहला ये नहीं होना चाहिए कि पहले दिन ही आपने पहली तनख्वाह में कार ही ली। सबसे पहले अपनी लाइफ इंश्योरेंस लो, हेल्थ इंश्योरेंस लो, अपना थोड़ा शेयर वेयर डीमैट अकाउंट खोलो, उसके बाद 2 4 6 8 महीने बाद कार ले लो। और कार कौन बोल रहा है कि यार 25 लाख 20 लाख की लो, एक सुहाती हुई कार ले लो कोई। आजकल 3 4 5 लाख की भी मिलती हैं, सेकंड हैंड में भी मिल जाती हैं सस्ती। तो उस आई डोंट थिंक सो इतनी बड़ी चीज है। ठीक है, इतनी बड़ी चीज है, ये जस्ट एक टॉपिक है, और जो लोग नहीं खरीदते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो आकर्षित हो जाते हैं, बस यही है। अदरवाइज कौन इनसे पूछ के कौन खरीदता है? जिसको लेनी है उसने ले ही लेनी ना। आप बताओ, मोटरसाइकिल पे गर्लफ्रेंड नहीं बैठती, कार पे बैठती है, तो फिर मैं कार ना लूं, मोटरसाइकिल लूं? अब गर्लफ्रेंड तो बैठ नहीं रही क्योंकि गिर जाएगी। ठीक है, तो वो कार वाले के साथ बह रही है। अब इसने बोल दिया जवानी एक बार आती है, अब ये बोल रहा है, फाइनेंशियल उसको बोल रहा है कार मत लेना, कार मत लेना। तो फिर वो लड़की तो कार वाले के साथ घूम रही है, आप कार ले नहीं रहे। अच्छा, लड़की के हिसाब से बात कर लेते हैं। लड़की मेट्रो में जा रही है, डीटीसी की बसों में जा रही है, कोई पीछे से बॉडी को टच कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, यही सारे काम होते हैं, आज भी होते हैं, 20 साल पहले भी होते थे। वो कार में बैठ जाएगी, अपनी कार में शीशे अप करके, तो अब तो कोई उसको टच नहीं कर रहा, सेफ है, खुद गाड़ी चला रही है रिलेटिवली, तो क्यों ना कार ले भाई? वो क्यों धक्के खाए में गंदे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के? मजबूरी है, गरीबी है। देखो, जो गरीबी है वो तो गरीबी है, लेकिन अगर 4 पैसे हैं, आप खरीद सकते हो। मेरा मानना है कि फर्स्ट थिंग व्हाट द पेरेंट शुड डू, अगर एक लड़की के लिए, मेरी मेरी सोच है, गलत है सही है आपके सब्सक्राइबर्स बताएंगे। द फर्स्ट थिंग लड़की के पेरेंट्स एटलीस्ट शुड डू, जैसी उसकी नौकरी लगे वो बाहर जाए, उसको कार खरीद के दे दो, उस जो भी आपकी हैसियत के हिसाब से, 4 लाख 5 लाख जितने की भी सस्ती आती, कार खरीद के दो। या अगर नहीं भी दे सकते तो अपने घर की दे दो गाड़ी, सब घरों में गाड़ियां होती हैं, कि भाई बेटे तू गाड़ी में जा। तो एक गाड़ी वाला जो सिस्टम है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, कि गाड़ी का आई एम अगेंस्ट, कि गाड़ी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें अब फिक्स डिपॉजिट को सबसे निचले लेवल पर माना जाने लगा है। बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ये कहते हैं कि आपने कुछ भी करना है लेकिन फिक्स डिपॉजिट नहीं करना है। आप एग्री करेंगे इस बात से? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट करने के लिए बैंक कमीशन नहीं देता फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को। आप देखो, जो भी एडवाइस दी जाती है, देखो वो इतने भोले तो ना जनता को होना है ना कुछ होना है। जो बैंक्स होंगे ना, बैंक्स स्पेशली आप देखना इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में क्या क्या बैंकों ने खुद ही प्रोडक्ट इतने बना दिए हैं, वो नहीं बोलते। अमेरिका को आप फॉलो करो, वहां बैंक्स अलग हैं, फाइनेंशियल वाले अलग हैं, बहुत वहां मतलब बहुत ही एडवांस्ड हैं वो तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में। तो वहां उनका एक कोई भी बैंक वाला सिस्टम होगा, वो बोलेगा कि ये तो गिरा गिरा, मार्केट क्रैश करेगा करेगा, बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि बैंक में पैसा रहे। बैंक विल ऑलवेज वांट कि पैसा मेरे पास रहे और मैं लोन दूं, क्योंकि वही उसका मॉडल है कि भाई मैं आपको 9% पे लोन दूंगा, एफडी में आपको 6 दूंगा, 3% मेरा प्रॉफिट, निम बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। किसी बैंकों का 4% होता है, 5 होता है, 4.5 होता है, कईयों का 2.5 होता है। ठीक है, यही बैंक ऐसे ही पैसे कमाता है। आपसे पैसे लिए, आपको कुछ कम इंटरेस्ट दिया, और आपने अगर पैसे लिए, किसी और ने लिए, तो अगर वो पैसा मेरे कासा रेशो रहता है, एक मेरे को कुछ पैसा रखना भी है 15-20% एक्चुअल में, बाकी का मैं लोन दे सकता हूं लीवरेज करके। तो अगर मेरे पास 100 रुपए है, तो मैं शायद 800 रुपए का, 700 रुपए का लोन दे सकता हूं लोगों को, 100 रुपए रख के। अगर आपने मेरे से ये पैसे निकाल के फाइनेंशियल एसेट्स में डाल दिए, ठीक है, कहीं पे म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए, तो मैं एज ए बैंक कम लोन दे पाऊंगा। अगर सपोज सारा इंडिया बैंक से पैसा निकाल के म्यूचुअल फंड में लगा दे, मान लो, तो क्या लोन मिलेगा मुझे बताओ विशाल जी? आप बताओ ना, बैंक में पैसा ही नहीं है, बैंक में एफडी है ही नहीं। सब जाग गए, सब का बुद्धि विवेक चेतना जाग गई, सबने शेयर ले लिए, सबने घर ले लिया, ठीक है, बिना लोन के मान लो, ठीक है। तो अब वो सेविंग्स बैंक में पैसा है ही नहीं, तो मैं लोन कहां से दूंगा आपको? ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो पर ऐसा है नहीं। तो मेरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हूं मैं,
मैं कुछ भी इंडस्ट्री हूं फाइनेंशियल प्रोडक्ट का, मेरा एम है ये मानना कि आप लोग को बोलना कि बुद्धूपना है। पर आप मुझे बताओ, मेरा कोई खर्चा 1.5 साल बाद आ रहा है, मेरा खर्चा 2 साल, तो मेरे को एफडी में 6-7% तो शॉर्ट मिल रहा है। वो पैसा मैंने खर्च करना है, म्यूचुअल फंड में मैंने लगा दिया, मार्केट चला गया -10 -20, तो वो मैं पैसे निकालूंगा -20 पे, मेरा 100% खर्चा है। तभी मैंने बताया कि ये म्यूचुअल फंड में पैसे वही बचाते हैं जिनकी सेविंग्स बहुत हाई होती हैं। वो आपका आगे भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें फिर जवाब दूंगा ये वाला, कि सेविंग्स जिसकी हाई होती है वही फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर और ये ज्ञान बांट सकते हैं। भाई साहब, जिसकी सेविंग्स का रेट ही कम है, उसने म्यूचुअल फंड में डाला, उसको तोड़नी तो पड़ेगी ना। कार खरीदनी है, इसी क्या क्या डिनाई करोगे, स्कूल भी फीस भी नहीं देगा। स्कूल की फीस में जब बच्चा जाता है ना, नर्सरी केजी पहला, वो 2-4 लाख तो वो ले लेते हैं। हायर एजुकेशन में पैसा निकलता है, शादी के लिए निकलता है, घर में कोई इवेंट हो जाए, रिपेयर करानी है निकलता है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए निकलता है। तो वो म्यूचुअल फंड में पैसा अगर डला है तो मार्केट देख के तो कोई बीमार हो नहीं रहा, ना स्कूल जा रहा, ना शादी कर रहा, ना अरमान जाग रहे, तो मार्केट तो अप भी होगा डाउन भी होगा। तो एफडी को अगर मैं नीचा नहीं दिखाऊंगा तो म्यूचुअल फंड में कैसे डालोगे? सबसे बड़ा एम क्या होता है ना सिस्टम में, तुम नौकरी करते हो, तुम बेवकूफ हो, मेरा कोर्स ले लो, तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी, ठीक है। तुम एफडी में पैसा डालते हो, तुम बेवकूफ हो, हमें देखो, यहां डालो पैसे, इधर डालो। तो ये बिना बेवकूफ बोले आप किसी का काम करा नहीं सकते। अदरवाइज आप देखो ना, हाउसवाइफ तो सारी एफडी में ही डालती हैं। क्यों डालती हैं? क्योंकि उनको श्योरिटी चाहिए। क्यों डालती हैं? क्योंकि वो भी डरती हैं कि अगर पैसा कम हो गया तो अगली बार से मिलेगा नहीं हमें। तो एफडी का अपना एक सिस्टम है, उसको आप खराब नहीं बोल सकते, पर सारा पैसा एफडी में डालना भी कोई सही चीज नहीं है। पर यह बोलना कि बिल्कुल ही डालना है गलत है, तो डेट इंस्ट्रूमेंट तो है ही ना वो। थोड़ा डेट का एक्सपोजर तो होना ही चाहिए ना। कोई भी आदमी 5 करोड़ लेके भी बैठा है तो सब इक्विटी में थोड़ा लगा देगा। पर वो रीजन मैंने बता दिया क्यों बोला जाता है। एक बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का के वीडियोस आते हैं कि मैं अपनी सैलरी का 50%, 70%, 80%, कुछ लोग तो कहते हैं मैं नहीं 95% तक 95 वाले, 50 तो नॉर्मल है। ये जो 95 वाला है ना, अंग्रेजी चैनल वाला, इसका अभी कोई भी जाके देखना, आपके सब्सक्राइबर गैस करेंगे नहीं, ये रियल एस्टेट कोर्स बेचने लगे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं अपने सारे चैनलों पे 3 साल प्लस से बोल बोल के थक गया, रियल एस्टेट विल डू वेल, रियल एस्टेट। और अब सबको पता चल गया, अब बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये ममा ट्यून चेंजेस, अब ये रियल एस्टेट के कोर्स, ठीक है, कि गोवा में रियल एस्टेट, अब गोवा की रियल एस्टेट भी बता दूंगा, रियल एस्टेट का भी बता दूंगा। बट ये रीजन क्या है? देखो, आपकी अगर अर्निंग्स बहुत ज्यादा हैं तो सेविंग्स अपने आप ही ज्यादा होंगी ना। जिंदा रहने के लिए आज के दिन अच्छे से 1-2 लाख तो खर्चा करना ही पड़ता है बड़े शहर में। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेड्स हैं, बिजली पानी, खाना, घूमना फिरना, इंश्योरेंस, ठीक है। तो इतना खर्चा करता है। अब जो आदमी करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहा है, अब वो बाकियों को बोल रहा है देखो मेरी सेविंग्स इतनी, तो ये तो एक तरह से शेमिंग होगी ना ये। और इसमें ये करके कि तुम हमें फॉलो करो, ये यही बात है कि मैं तुम्हें बताऊंगा अमीर कैसे बनना है, इसके तुम पैसे दो, ठीक है। तुमने मुझे पैसे दिए तो मैं तो अमीर बन गया, फिर मैं फिर बता रहा हूं देखो ऐसे अमीर बना जाएगा, फिर मुझे फॉलो करो। फिर तुम फिर और फॉलो करते हो, फिर वो अगला आदमी और अमीर बन जाता है। फिर वो बोलता है देखो बिना नौकरी के काम किया जा सकता है, देखो मैं ऐसे रह रहा हूं, मैं ऐसे। जब भी मैं लोगों को, जनता को बताना चाहूंगा, जब भी कोई भी क्रिएटर, जैसे आपने मेरे 5-5 चैनल बताए कि ये करता है वो करता है, इसके अलावा कुछ नहीं बता सकते आप मेरे बारे में। हम अभी कई दिन से एसोसिएटेड हो चुके हैं, आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो, पहले भी किया है। मैं बोल रहा हूं, मैं तो कोई गाड़ी नहीं दिखाता, मैं तो अपना घर नहीं दिखाता, मैं तो कुछ भी नहीं बताता। मैं बोलता हूं, मैं ये बोल देता हूं मैं बेस्ट हूं, नंबर 1 हूं, ठीक है, वो बोलना पड़ता है, ठीक है। कोई ऐसे नहीं, वो तो फेयर एंड लवली और वो भी बोलते थे गोरे बना देंगे कर देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोलता मैं तुम्हें कुछ बना दूंगा। मैं कहता हूं मैं बहुत ज्ञानी हूं, बस यही बोल के छोड़ देता हूं। पर मैं ये नहीं बोलता कि उस ज्ञान से देखो मैंने ये पाया, अब तुम ये ले लो, मेरे पीछे ये गाड़ी खड़ी है, मेरे पीछे घर है। ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स अपना पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं। तुम्हारे ऐसे वो वाले पोर्टफोलियो दिखाओ ना जहां दीवान हाउसिंग फाइनेंस भी ले रखी थी। भाई मैं 5 डीमैट खरीद लूं, अपने 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 सेलेक्टिवली स्क्रीनशॉट दिखा दूं, ठीक है, सेलेक्टिवली, और जौन सा वाला मेरा रन अप कर जाए उसी का दिखा दूं।
अब मैं आपको, जैसे मैं आपको कुछ शेयर्स के नाम लेके बताता हूं, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा को, तो मैं उस तरह प्रूव नहीं कर रहा, एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूं। आई थिंक आई हैव गॉट अ 100 बैगर इन माई पोर्टफोलियो। नाम भी बताता हूं उसका, लाओपोला, खरीदने के लिए कोई नहीं बोल रहा। अब मैं उसको बोलूं, मैंने जब वो खरीदा था उस दिन की डेट है मेरे पास, क्योंकि खरीदा था, प्राइस कितना खरीदा था वो है, क्वांटिटी को मैं हाइड कर दूं और आज का प्राइस दिखा दूं, तो आपको क्या दिखेगा? मेरा डीमैट दिखेगा, द ग्रेट अमित सांगवान, लाओपोला के शेयर 100 बैगर। 100 बैगर दिखाना औकात नहीं है लोगों की, लोग 2 बैगर 10 बैगर दिखा के खुश होते हैं। रिलैक्सो 50 रुपए की परचेज, वो भी 20 बैगर, ठीक है, वो भी दिखा दूंगा है, पर ये नहीं दिखाऊंगा कि साला इतना शाना था मैं, तो मैं खरीद लेता 10-20 लाख के। अगर 20 लाख के शेयर्स खरीद लेता और 100 गुना हो जाते तो 20 करोड़ के होते। वो नहीं बताऊंगा कि भाई साहब मैंने तो लॉटरी के टिकट की तरह 20,000 का ही लिया था, लगा था अच्छा है, लेके छोड़ दिया। अब 20,000 से भी 100 बैगर 20 लाख है, लेकिन इतना कन्विक्शन तो नहीं था ना मेरे को, और इतना था तो मैं बीच में कॉस्ट एवरेजिंग करता उसका, खरीद मैं तो लेके भूल गया, किसी डीमैट में लिया था, भूल गया, भूल से वो बढ़ गया। पर क्लेम तो मैं जाके कर सकता हूं ना, उस वाली में जाऊं। अब मेरा मेन डीमैट कोई और है, वो मेरा मेन नहीं था, तो उसमें मैंने कुछ लिए थे, उसमें आधे से ज्यादा स्टॉक्स मेरे चूरा हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। भारतीय शिपयार्ड खत्म, दीवान हाउसिंग फाइनेंस खत्म, आईएलएफ, मतलब अब मैं क्या बताऊं जो जो खत्म। पर उसमें से हीरा एक है, अब उस हीरे को दिखा दूं मैं कि देखो जी, फॉलो मी, मुझको देखो मैं हूं कौन। तभी जब भी कोई आदमी अपना कुछ दिखा रहा हो तो हमें देखना नहीं है, हमें रेड फ्लैग वहीं आना चाहिए। अगर आपकी बात में दम है तो बात में ही दम होना चाहिए, उसको दिखाने बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आपको ये तक बोलने की जरूरत नहीं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। बहुत इन्फ्लुएंसर है जो अपने लगाते हैं IIT IIM, उसकी रोटी खा रहे हैं, और फिर लोग बोलते हैं अरे वो तो ये है, तुम बताओ तुम क्या हो। तो इसीलिए ही कोई आदमी यानी IIT IIM चला जाए, वो दुनिया का बेवकूफ काट सकता है, क्योंकि भैया वो तो अब IIT IIM हो गया ना, उसकी तो बात मानी जाएगी। कोई आदमी कितनी सेंस करे, तू बोले तूने तो फिर IIT की परीक्षा दी नहीं। अब मेरे जैसा अगर बोले जो कि मैं तो IIT में हुआ था तब भी नहीं गया, प्रूव करके दिखा, झूठ बोल रहा है, तो फिर मैं अपनी वो जो उस टाइम क्या बोलते थे, वो उसके लिए बुलाते थे, रैंक मिलता था ना उस टाइम, 5 ही IIT होते थे हमारे टाइम में, अभी तो बहुत हो गए हैं। वो उसके लिए बुलाते थे, कंसल्टेशन नहीं बोलते, कुछ बोलते हैं उसको, उसमें रैंक कम थी, ठीक मिल नहीं रहा था, मैं तो ज्वाइन नहीं किया। अब मैं भी नहीं, मैं अपनी वो लगा के रखूं अपनी IIT वाली, देख मैं पास तो हुआ था, मेरा रैंक था, मेरा 1700 कुछ रैंक था, 1800 तक था, मेरे को मैंने छोड़ दिया। आज तुम 1700 रैंक IIT में तो तुम धुरंधर कहलाओ, 10,000 तक सीट्स निकली हुई हैं। तो ये सिस्टम बहुत खराब है, वेयर इन्फ्लुएंसर्स आर टेलिंग। देयर इज अनदर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, उसने 2 दिन पहले वीडियो बनाया कि मैंने पिछले साल इतने करोड़ कमाए, 24 करोड़ या कुछ कमाए। भाई तुम क्यों बता रहे हो? द यंगस्टर्स कैन नॉट कॉपी दैट ना, किसके लिए बता रहे हो? और कई लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी है। कौन सी ट्रांसपेरेंसी है और क्यों सी ये? आप कुछ चीज बेच पा रहे हो क्योंकि आप लाइफ की स्टेज पे पहुंच गए हो, यंगस्टर नहीं पहुंच सकता, उसको उतने कम से कम 20-22 साल लगेंगे। आपने फाइनेंशियल स्कूल्स में गए, आपने स्ट्रगल किया, आपने नौकरी करी, बिजनेस करे, फेल हुए, सक्सेस हुए, तो आप स्टोरी सुनाने लायक पहुंच गए। अब आप स्टोरी सुनाने में 40-42 साल की उम्र में बोलते हैं तुम भी आओ, तुम भी पहुंच सकते हो ऐसे, और देखो मैं ऐसे हूं, मैं मोटिवेट कर रहा हूं। नहीं पहुंच सकते वो, क्योंकि आपकी जो जर्नी 2000 से 2023 की थी, उसकी 2023 से 2040 की नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया इज नॉट सेम, द वर्ल्ड इज नॉट सेम, ही जस्ट कैन नॉट फॉलो यू। व्हाट अपॉर्चुनिटीज यू गॉट, ही इज नॉट गेटिंग। आप मुझे बताओ विशाल जी, हमें इस टेक्नोलॉजी और यूट्यूब के माध्यम से ये बातचीत करने को मिल रही है दोनों को, हम लोगों को, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी का मुझे आपको फायदा हुआ कि हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं और हजारों लोग हमें सुन सकते हैं और गेन हो सकते हैं। अंडरस्टूड? इस टेक्नोलॉजी का फायदा जो आज का यूथ है 20 इयर्स का, उसको तो आज ही हो गया फायदा। तो अगर वो उसको ये टेक्नोलॉजी का फायदा है, लेकिन ये मेरे और आपके जीवन में पिछले 20 साल में जो ज्ञान आया,
ये उसका फायदा नहीं, क्योंकि वो तो है ही 20 साल का। अब हम दोनों ज्ञानी बैठ के ज्ञान बांट दें, जो बांट रहे हैं हम यहाँ पे, और उसको बोले कि तुम्हें तो अरे भैया, उसको फायदा टेक्नोलॉजी का तो हुआ, पर ज्ञान का नहीं है। तो हम ज्यादा रोटी खा लेंगे, क्योंकि हम राइट टाइम पे राइट पका हुआ वो लेके बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं? अब हम किसी को बोले कि तुम हमें फॉलो कर लो, भाई तुम नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये क्वेश्चन पेपर बहुत लोगों को पता चल गया, बहुत लोग करेंगे, तो इसका रिटर्न उतना नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैं कहता हूं अपनी लाइफ की कभी स्टोरी ना बतानी चाहिए, और ना ही किसी की लाइफ की स्टोरी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि डायनेमिक वर्ल्ड इतनी है। एआई आने के बाद तो आप देखेंगे पिछले 3 साल में कितने चेंजेस हो रहे हैं। कोरोना जैसी चीज किसी ने देखी थी, सोची थी? तो इसलिए कोई भी अपना पर्सनल एग्जांपल नहीं बताना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि आज लाइफ ऐसी है, ट्रेंड्स आगे ऐसे हो रहे हैं, एंड हर आदमी अलग स्वीट स्पॉट में बैठा है उसका एडवांटेज लेने के लिए। 22 साल का बच्चा नहीं ले सकता बहुत चीजों का एडवांटेज, चाहे कुछ कर ले, उसको पेशेंस रखनी ही पड़ेगी। वो 22 साल वाला जंप करके नहीं, वो फिर स्टार्टअपों की बात कर लेते हैं। एक आधा आउटलायर, कोई मार्क जकरबर्ग या इंडिया का कोई ओयो वाला कौन सा है, रितेश अग्रवाल या कुछ, उनके कुछ एग्जाम्पल बता के तुम सारी स्टोरी घुमा देते हो। इंडिया के देख लो ना, सारे स्टार्टअप बाद में रो ही रहे हैं ना। बैजू को देख लो, बाकियों को देख लो, क्या लिस्टिंग हुई थी, कितने रेट पे। ठीक है, तो इसलिए पर्सनल एग्जाम्पल्स मेरे ख्याल डोंट वर्क, बिकॉज वो पूरी लाइफ में पूरी स्टोरी नहीं बताते कोई। लोग आपको क्रेडिट कार्ड के नुकसान बताते हैं, कुछ फायदे बताते हैं, और कुछ बहुत आगे जाकर बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि बहुत अलग अलग क्लेम्स हैं इसे लेकर। सी, अगर मैं कल को बोलूं अपने सब्सक्राइबर्स को कि आप मुझे लाइक करो, ठीक है, और मेरे को 100 वीडियो पे लाइक करो, मैं आपको 5 रुपए दूंगा, तो पैसे तो उनने भी कमा लिए भाई, और मैं जेन्युइनली दूं। ठीक है, मैं 100 वीडियो लॉन्च करूंगा, कितने दिन में करूंगा? 6 महीने में। और आपको 6 महीने में लाइक करने होंगे, और वो एक सम सॉफ्टवेयर आ जाएगा जिससे मुझे पता चल जाएगा आपके 100 लाइक हो गए और आपके अकाउंट में 5 रुपए चले गए। तो आपने, और हेडलाइन क्या आई? वीडियो को लाइक करें और पैसे कमाएं। सच है, कहीं भी झूठ नहीं है। पर मेरे भाई, 100 वीडियो 6 महीने 5 रुपए, टाइकून बनोगे क्या इससे? क्रेडिट कार्ड के खर्चे के जो पॉइंट हैं, तुम उससे 100 पॉइंट आगे, 200 पॉइंट आगे, तुमने लाख खर्चा कर लिया, तुमने 1000 कमा लिए, 2000 कमा लिए, तुम एयरपोर्ट लॉन्च में चले गए। तुम एयरपोर्ट में लॉन्च में बैठने जाते हो, जहाज पकड़ के अपने डेस्टिनेशन जाना चाहते हो? पहले तो ये सोचो। और सबने ही क्रेडिट कार्ड ले लिए, जो आपके एयरपोर्ट के फ्री बढ़िया लॉन्च थे, वो वेटिंग रूम की तरह लगने लग गए, और बाहर थोड़ा अच्छा लगता है बैठना, क्योंकि सभी क्रेडिट कार्ड लेके पहुंच गए। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो कोई फर्क नहीं है किसी चीज में। और फिर बोला मैंने खाना खा लिया वो टेस्टी वाला। अब वो टेस्टी वाला खाना भी कम हो गया है जो उसका पहले टेस्ट था, क्योंकि सारे ये 2 रुपए वाले ये सब कार्ड लेके आ रहे हैं, 2 रुपए 3 रुपए की थाली खा रहे हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा तो मैं अगर जहाज में 2-4 बार जाना है तो मैं अपनी कहीं और कुछ खा पी लूं। तो ये जो कह रहे हैं कि ये पैसा कमा सकते, तो कोई स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये पैसा कमा के आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं, टाइकून बन सकते हैं, शादी हो सकती है, हैप्पीली एवर आफ्टर हो सकता है क्या? नहीं। नहीं तो मैं आपको बोलूं यार ये सर्वे भर दे, 100 पॉइंट है, 10 रुपए मिलेंगे। ये भी ऐसे ऐसे भी जेन्युइनली, तो इज इट वर्थ इट? क्वेश्चन ये कि अगर मेरे को सर्वे भर के मेरे को 10,000 रुपए मिल रहे हैं तो अच्छी चीज है, पर मेरे को मिल ही 10 रुपए रहा है। तो स्टेटमेंट ये कि आजकल का जो यूथ है उसका बेचारे का लेवल ही ये बना दिया इन लोगों ने, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए। और ये इसमें इनको ब्लेम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यूथ को ही ब्लेम करूंगा, क्योंकि भाई सुनो, तुम 10 रुपए का कहीं तुम्हें कुछ हो जाता है, तुम अपना इस फोन नेटवर्क का सर्विस प्रोवाइडर से तुम नंबर पोर्टिंग कर लेते हो, कहीं तुम्हें स्कीम थोड़ी सस्ती मिल जाती है, तुम ये छोड़ के वहां चले जाते हो। तो तुम्हें जब इस तरह बेवकूफ बनाया जा सकता है तो बनाया ही जाएगा, और तुम्हें अंदर से फीलिंग आएगी कि तुम अमीर बन रहे हो। तुम्हारा टाइम एनर्जी कितनी वेस्ट करी जा रही है उसका तुम्हें कोई एहसास नहीं। कोई भी आदमी जो अमीर होगा वो ऐसे काम नहीं करेगा, या जो अमीर बनना चाहेगा। फुकरापंती जो होती है, फुकरे पिक्चर वाली, वो खाली बैठे बैठे हैं, करना है कुछ काम, शुरू करो ये बेहुदगी की अंताक्षरी लेके, ऐसे नाम करके ना, तो ये काम है ये, बस और कुछ नहीं है ये। और ये वीडियोस बना देंगे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, तो अच्छा है ना,
ये इनको अगर आप सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, मैं तो आज बता रहा हूं साफ साफ, इनकी एज देख लो क्या है, 40 लाख सब्सक्राइबर हैं तो 38 लाख फुकरे हैं। कुछ वो उनके पास कुछ है नहीं सिवाय 10-20-100 रुपए के। तो इनको भी पता चल जाता है हमारे सब्सक्राइबर की औकात ही है, तो वही बातें करते हैं और वही बातें पसंद करी जाती हैं। सिंपल सी बात है। अगर इनके इंटेलेक्चुअल चीजें पसंद हो तो वो इंटेलेक्चुअल बातें करे, बट इंटेलेक्चुअल टाइप इंटेलिजेंट बात सुनने वाले कम है। तो सारा खेल तो सब्सक्राइबर का है आज के दिन, कि सब्सक्राइबर ज्यादा तो अब उनकी इंटेलिजेंस लेवल कौन टेस्ट कर रहा है? कोई आईआईटी की परीक्षा, आईएम की परीक्षा तो हो नहीं रही वहां पे। तो इसलिए इट्स लाइक सच अ थिंग दैट वी शुड नॉट बी डिस्कसिंग क्रेडिट कार्ड वाली चीज, तो कि ये फायदे हैं, इट्स अ टू लो अ थिंग टू डिस्कस। इनफैक्ट मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड होना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, वो इन केस ऑफ अरे तो इन केस ऑफ इमरजेंसी रख ना अपना 2 लाख 1 लाख कमा के रख और मत छेड़। तो लोग उसको मैक्सिमाइज करके, नहीं नहीं मैंने ना 10 कार्ड थे 5 थे, मैं रोटेट करता हूं, मैं बहुत शैना हूं। तुमने अपने आप को 2 4 5 10 हजार का आदमी बना लिया साल का, दैट्स ऑल मैं यही कहूँ। और फिर एक पेमेंट तुम टाइम पे करना भूल गए तो तुम्हारी पेनल्टी लग के वहीं बराबर तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल गई वहां पे, जो भी स्मार्टनेस करी थी। बहुत सारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के नए नए इंस्ट्रूमेंट भी आते रहते हैं, जिसे लेकर अक्सर यूथ के मन में बहुत सवाल होता है, और ऐसे ही एक दो इंस्ट्रूमेंट है एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी। इसे भी आपने पिछले कुछ साल में देखा है, क्या व्यू है? देखो एनएफटी की तो बात करनी बंद कर दी लोगों ने, एनएफटी की तो कोई बात नहीं कर रहा, लेट्स बी ठीक है। क्रिप्टो का है, क्रिप्टो को मैं खुद उसके अंडरलाइंग जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट यूथ उसको समझे। उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बहुत बहुत फायदे हैं। मैं अभी क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूं, जो उसके पीछे टेक्नोलॉजी है, ठीक है, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वो वहां तक यूथ जाना सीखना नहीं चाहता, वो सिंपल चाहता है यही फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स। पहले एक वो कुछ था, वर्ल्ड था, ये था, उसका फियास्को हुआ। इनका क्या होता है ना, कुछ बोलकर गलती कर कर उसका फिर आके इनका सिर्फ एक्सक्यूज क्या होता है सबका, हमने भी खरीदा था। भैया तुम अगर कमा रहे हो 20 करोड़ और तुमने 50 लाख का खरीद लिया तो कौन हो, तुम्हारे प्रलय आ जाएगी कुछ हो गया तो, ठीक है। और तुम्हारा आ रहा है, हर साल आ रहा है 20 करोड़, और तुम यहां पे इस तरह इसको दिखा रहे हो कि जो यंगस्टर लेके ही बैठा है 50,000, वो स्टार्टिंग ही क्रिप्टो से करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि वो पहली बॉल जो टेस्ट मैच में फेस करी, क्योंकि लाइफ तो टेस्ट मैच है, 2020 तो नहीं है, वो पहली पे ही छक्का मारना चाहता है पहली पे क्रिप्टो ही खरीदूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो का रेट बढ़ गया है, फिर क्रैश कर। विदाउट अंडरस्टैंडिंग ए प्रोडक्ट, मेरा मानना और कहना है कि यू शुड नॉट बी बाइंग दैट प्रोडक्ट, मेरा मानना ये। तो अच्छा बुरा का तो हम बात तब करेंगे कि क्वेश्चन ये होना चाहिए, डू यू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली? द आंसर इज दीज पीपल हु आर टीचिंग एंड टेलिंग, दे themselves don't understand. It's not such an easy thing, first of all, to understand, especially the technology behind it, because ultimately people will come and question, यार वो है क्या, वो एक्चुअल में कैन यू टच इट? नो। तो वो है क्या, हवा है तो खराब है। अच्छा, तो गवर्नमेंट्स फॉर देयर ओन रीजंस, बिकॉज वो कंट्रोल नहीं है, तो ये अपने पे बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि ये ठीक है या नहीं है। एंड ये कोई यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से मुझे नहीं लगता कोई इसको समझा सकता है। इसके लिए वर्कशॉप और वेबिनार चाहिए समझने और समझाने के लिए। तो मेरे हिसाब से यूथ को अवॉइड करना चाहिए इसमें घुसना, बिना सब समझे और सीखे। क्या ये खराब है या अच्छी है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं आपसे पूछूं सुशी अच्छी है खराब है, खाते हैं जो, अब भाई जिसने कभी खाई नहीं, जो आलू के परोठे ही खाता है, वो तो कहेगा भाई ये क्या खिला दिया। और कई पैलेट सोफिस्टिकेटेड होते हैं। क्या हम एंटीक फर्नीचर, एंटीक पेंटिंग्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं तो कहूंगा करना चाहिए अगर 50 करोड़ का पोर्टफोलियो। बट क्या सबसे पहले लाइफ की इन्वेस्टमेंट एमएफ हुसैन की पेंटिंग ही होनी चाहिए, जो आपको पता भी नहीं कि उसकी है या नहीं है? आपको आर्ट को वैल्यू करने का कोई क्लू ही नहीं है। अब वन ऑफ द थिंग्स विच आई डू इज आर्ट वैल्यूएशन ऑल्सो। तो मुझे आप पेंटिंग दिखाओगे तो मैंने कुछ कर रखा है जिससे मैं बोल सकता हूं कि इस पेंटिंग की कीमत तकरीबन इतनी होनी चाहिए। मैं गलत भी हो सकता हूं, बट एटलीस्ट मेरा कोई मैकेनिज्म है मेरे पास जांचने का कि यार ये कितने की हो सकती है। पर जिसके पास नहीं है वो पेंटिंग खरीद सकता है क्या? फिर वो नहीं खरीद सकता। पर फैंसी टर्म तो बड़ा अच्छा लगता है, आप बाइंग आर्ट। आर्ट खरीद के आप अपने ड्राइंग रूम में रख लो, वो अप्रिशिएट होती रहेगी और आपको रोज दिख भी रही है।
तो फैंसी प्रोडक्ट्स बहुत हैं, ऐसे भी हैं जो मार्केट में आए नहीं है, हमारे जैसे कंसल्टेशन से समझाते हैं, लेकिन क्या आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो? दैट इज द थिंग। एक आखिरी सवाल है और वो है वेस्ट का जो बहुत इन्फ्लुएंस है, कुछ ऐसी किताबें जो वहां पर बहुत चल चुकी है, अब यहाँ चलने लगी हैं, चाहे वो थिंक एंड ग्रो रिच हो, साइकोलॉजी ऑफ मनी हो, और ऐसी ही बहुत सारी और किताबें हैं, रिच डैड पुअर डैड। इनके कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाए जा रहे हैं। क्या इंडिया में ये सारी चीजें काम करती? सही, ये सारी किताबें मैंने कई बार पढ़ रखी हैं जो आपने नाम ली, और ऐसी कुछ अच्छी हैं, बहुतों के मैंने नोट्स बना रखे हैं, बहुतों का मैंने ट्वीक करके इंडियन ऑडियंस के लिए वीडियोस भी बना रखे हैं, बहुतों को मैं वेबिनार में यूज भी करता हूँ समझाने के लिए। बट व्हाट आई वांट टू टेल पीपल इज, जो आज सुन रहे हैं आपके माध्यम से, कि ये वैसे के वैसे नहीं काम करते। जैसे रिच डैड पुअर डैड में वो घर खरीदना और ये सब बताता है, इंडिया के टैक्सेशन लॉज ऐसे हैं ही नहीं। बाकी जगह आप 2 करोड़ का घर खरीद के 5 का बेच के वो 3 करोड़ पे टैक्स अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल गेन देना पड़ता है इंडिया में। और इंडिया में प्रॉपर्टी में ब्लैक व्हाइट का अलग कलेश चलता है, वहां वो है ही नहीं। यहाँ आप लोन 100% नहीं ले सकते प्रॉपर्टी का। अब यहाँ एक कोई प्लॉट है 2 करोड़ का, अब वो रजिस्ट्री उसकी एक की होती है, लोन मिलेगा 70 लाख का ही, फिर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेनिफिट का? समझ रहे हो? तो वो सिंस कंट्री के टैक्सेशन सेम नहीं है, कंट्री का थॉट प्रोसेस सेम नहीं है, तो वो जो ज्ञान है उसको somebody needs to filter। एंड जैसे मैं आपको बताता हूं, जो चाइनीज खाना, जो नूडल्स और ये सब होते हैं जिससे वहां बनता है, इंडिया में वैसा नहीं बनता। इंडिया में उसको इंडिया के हिसाब से बना दिया गया है, ठीक है। हम तंदूरी मोमोज बना रहे हैं, ठीक है। हमारे अगर सागर रत्ना में जाके आप डोसा खाओ, तो जैसा आपका उडुपी में मिलेगा या साउथ इंडिया में मिलेगा वैसा नहीं है। यहाँ कड़क डोसा मिलेगा, एकदम ऐसे कड़क ऐसे टूटता है, और वहां का डोसा ऐसे गलगला सा होता है, ठीक है। तो विद इन इंडिया भी हम चेंज कर देते हैं चीजें एज पर आर टेस्ट, खाने की चीजें भी, ठीक है। कि कोई कुजीन है, कुछ है, उसमें हम अपना तड़का लगाए बिना, क्योंकि पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा ना, इसलिए करते हैं, अच्छी नहीं लगेगी चीज, ठीक है। तो मोमोज को तंदूरी मोमोज कर देते हैं, नूडल्स को हम पता नहीं क्या बना देते हैं उसके, ठीक है, और डिश के हिसाब से। पर हम यहाँ पर अपना ये जो ज्ञान है इसको भी ऐसा करने वाला हमारे हिसाब से कोई इंसान चाहिए हमें, और वो है नहीं, क्योंकि लोग सिंपलिस्टिकली समझा दे रहे हैं। तो वो सिंपलिस्टिकली जब समझा देते हैं ये वाली चीज को, सिंपलिस्टिकली समझा दे रहे हैं इस चीज को, तो वो उससे टोटल ज्ञान नहीं मिल पाता, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग सिर्फ, हाँ मैंने पढ़ी थी थिंक एंड ग्रो रिच। अब आज के 2023 में थोड़ा मुश्किल है लोगों को थिंक एंड ग्रो रिच। जब वो लिखी गई थी, आई थिंक नेपोलियन की लिखी गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस टाइम पे जिंदगी अलग थी। आप एक्चुअली थिंक एंड ग्रो रिच कर सकते थे, क्योंकि the number of people thinking at that time when that book was written were less. People were doing manual work more. फिजिकल एग्रीकल्चर वाज मोर, गाड़ियां बन रही थी, लेबर इंडस्ट्रियल था। अब तो भाई साहब 24 आ गया है, एआई आ गया, अब तो सभी थिंक कर रहे हैं। तो जब सब थिंक कर रहे हैं तो थिंक एंड ग्रो रिच बिकम्स डिफिकल्ट। उस टाइम सही था। तो किताब को ये सोच लेना कि ऐसा हो जाएगा, ये भी तो देखो कि किस टाइम पे लिखी गई थी, तो उसकी रेलेवेंस चीजों की कम। अब जो सदाबहार किताब है अपनी, जैसे गीता है, उसकी रेलेवेंस हजारों साल से हजारों साल रहेगी, टाइमलेस है वो ज्ञान टाइमलेस है, कभी भी एप्लीकेबल है। और हर साल जैसे हमारी बुद्धि विवेक चेतना जाग रही है, तो उससे जो हम ज्ञान लेने की कैपेसिटी है उस किताब से वो बढ़ रही है। गीता को शायद 100 साल पहले पढ़ के जो ज्ञान लिया जा सकता था, आज और लिया जा सकता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स और मैच्योर कर गए हैं। पर द सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट दीज वेस्टर्न बुक्स। देयर रेलेवेंस ओवर ए पीरियड टाइम इज गोइंग डाउन, ठीक है। एक और किताब है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेन ग्राम की, उसका भी वो जिस तरह वैल्यू इन्वेस्टिंग, स्कटल बट, और ये कौन सी सिगरेट बट इन्वेस्टिंग, कुछ उसके जो चैप्टर्स हैं काफी फेमस पहले हुए थे, दे आर नो लॉन्गर एप्लीकेबल टुडे। पर वो आके कौन बताएगा, इतनी मोटी किताब है, मैं बोलूं तूने पढ़ी है, हाँ मैंने पढ़ी है, हम दोनों इंटेलिजेंट हो गए, जबकि उसका आधे से ज्यादा ज्ञान इज नॉट रेलिवेंट नाउ। हु विल टेल दिस? नोबडी इज टेलिंग। वो किताब बिक रही है, लोग अपना स्टाइल मार रहे हैं, ठीक है, पर कहीं जा नहीं रहा कोई। तो एक आखिरी सवाल ये है कि इस पूरी बातचीत को अगर हमें समराइज करना हो, और 4-5 बड़ी बातें जो हमारा व्यूअर लेकर जाए इस बातचीत से, कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तो खारिज हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में जरूर फॉलो करनी चाहिए,
ताकि आप कुछ बेहतर रिजल्ट पा सके? समराइज कैसे करेंगे इस बातचीत को? इसको मैं समराइज ऐसे करूंगा कि जीवन में एक वर्ड को याद करें, याद कर लें, उसका नाम है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? जैसे कि वो चाइनीज बैम्बू बोलते हैं, वो कई साल तक जमीन के अंदर रहता है और दिखता नहीं है, पानी देते रहते हैं, और सडनली फिर 90 फुट उग जाता है 90 दिन में। पर वो इतने साल जमीन के नीचे क्या हुआ पता नहीं चलता। तो जो भी हमारा यूथ है, वो कुछ सोच रहा है कि कुछ जल्दी हो जाए, जल्दी से गाड़ी, जल्दी से शादी, जल्दी से अमीर, जल्दी से पापा मम्मी खुश, जल्दी से फॉरेन कंट्री, और सारे फ्रंट्स पे हर मैदान फतेह। वो कौन सी पिक्चर का गाना था, रणवीर कपूर की, ये संजू शायद, हर मैदान फतेह। ये हर मैदान फतेह करने के लिए जो युद्ध जा रहा है ना, हर मैदान फतेह करना अच्छी बात है, बट वो साइमल्टेनियसली नहीं होता कि नौकरी में भी चीर दिया, इन्वेस्टमेंट में फाड़ दिया, शादी भी बढ़िया, रिलेशनशिप सुंदर भी लग रहे हैं, इंस्टा भी बढ़िया चल, सब नहीं होता भाई। इतना कोई शाना, इतना किसी को पकड़ लो, इतना कोई नहीं है। आपको धीरे धीरे लगा रहना पड़ेगा, एंड आपको नॉलेज को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, स्पॉन्ज बनना पड़ेगा, और एक चीज पढ़ना पड़ेगा कि कोई भी फॉर्मूले अब नहीं है कि एक किसी ने बता दिया, जो उसने 2022 में बताया था ना, उसका भी कसूर नहीं है, वो 2024 में वैलिड नहीं है। अब इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू कम एंड से। जैसे रियल एस्टेट के मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, किसी ने मेरा 2022 का वीडियो, उस टाइम तो तुम ये बोल रहे थे, अरे मेरे भाई उस टाइम रेट ये चल रहा था, उस टाइम स्टोरी ये थी, अब ये है। तो अब बार बार आदमी कौन बताए डिस्क्लेमर? तभी कहते हैं ना, किसी की बोरोड कन्विक्शन पे नहीं आपको जाना है। बोरोड कन्विक्शन पे अगर आप चले गए किसी की, तो भैया वो उसकी कन्विक्शन है, उसकी कन्विक्शन कब चेंज होगी आपको पता चला नहीं, आप इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए, फिर आप उसको गालियां दे रहे हो 2 साल बाद कि तेरे कहने पे मैंने ये लिया था। किसी के, क्योंकि वो कन्विक्शन आपको अपनी ही करनी पड़ेगी। बहुत लोग अपनी कन्विक्शन डेवलप करते नहीं है। अपनी कन्विक्शन डेवलप करने में तो मेहनत लगती है, टाइम लगता है। कोई भी चीज अगर आप सिखा रहे हो, जैसे मैं स्टॉक मार्केट का नॉर्मल ही बता रहा हूं कि पी बाई रेशो क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, कैश, ये बैलेंस शीट कैसे देखनी है, मार्केट को कैसे, लोग कैसे नीचे मैसेज आता, सर स्टॉक बताओ ना, स्टॉक बताना यार, तू सीधा एक स्टॉक बता दे, इतना ये क्या है, सीधा बता दे ये वाला लेना। तो क्वेश्चन ये है कि तुम सीखना नहीं चाहते। तो ऐसा मैं किसी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को भी सिरे से नहीं नकारूंगा। अगर देखो, अब मैं ये मानता हूं, अगर मूवीज में एक स्टेज में आइटम नंबर्स देखने पसंद थे लोगों को, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर डालते थे, मुन्नी बदनाम हुई, आइटम नंबर आना ही आना है, ठीक है। फिर किसी की और हुई, बबली का कौन कौन कोई गाना था, गुंडों में फंस गई, ठीक है। तो वो इस तरह के गाने आते, अब नहीं आते, क्योंकि लोगों को नहीं देखने। अब लोगों को जो देखना है, एक्शन पिक्चर देखनी है, वो आ रहे हैं। जब कुछ ये नहीं देखना होगा तो कुछ और आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो हम, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं क्यों अपने आप को इतना वो ग्रेट पोर्ट्रे करूं, जो जनता देखना चाहेगी, जो जनता को मजा आएगा, अगर आपको, तो आपको वो देना पड़ेगा। अब ये बोलना कि नहीं ये मूवी, अगर अभी कोई आके ये बोले कि यार ये क्या मूवीज बनती थी 1980s की, अगर आप मूवी देखो मिथुन दा की और इसकी जितेंद्र की, बेहूदी मूवीज लगती हैं अभी। पर भाई उस टाइम पे वीसीपी वीसीआर आया था, मिडिल क्लास ऑडियंस कैसेट लेके बैठ गया था वहां पे, एंड मिडिल क्लास जो ऑडियंस था आपका, मिडिल क्लास ऑडियंस थिएटर आता ही नहीं था। तो थिएटर आते थे रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वाले, वो वाला क्राउड। तो उस क्राउड के हिसाब से वो पिक्चर बनती थी कि गरीब आदमी चौल वाली और वो ऐसे बैठा है, तो भाई वही बनती थी। अब तुम बोलोगे कि वो भैया वो टाइम ही ऐसा था। तो ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का भी है, लोगों को चाहिए जल्दी क्विक फिक्सेस चाहिए, बैंडेड सोल्यूशन चाहिए। सर्जरी के लिए तो बहुत ज्ञान चाहिए, बैंडेड तो कोई भी लगा देगा, ठीक है। तो यूथ को ये बताना है, देयर इज नो इजी वे आउट, समझ, और कोई जल्दी कुछ हो नहीं रहा है। एंड अनदर गलती जो यूथ कर रहा है, बिना ज्यादा पैसा हुए बहुत इन्वेस्टमेंट में घुसा पड़ा है। उससे ज्यादा अपनी हाई इनकम जनरेटिंग स्किल पे फोकस करे और पैसा ज्यादा कमा लेना, तो ज्यादा अच्छा करेगा। आप जी, आपको 100% रिटर्न मिला किसी चीज में और मुझे 10% मिला, तो पैसा किसने ज्यादा कमाया बता नहीं सकते, क्योंकि सब पर 100% पे जाएंगे। आपने लगाया 1 लाख, 1 का 2 हो गया, मैंने लगाया 1 करोड़, 1 करोड़ का 1 10 हो गया। तो पैसा तो उसने कमाया ना जिसने करोड़ लगाया। रिटर्न की बात नहीं करते, और जिसका पैसा ज्यादा बढ़ता जाता है वो उतना ही लो रिटर्न से सेटिस्फाइड है, क्योंकि उसका 2 करोड़ पे भी 10% कितना है, 20 लाख, और आपका 2 लाख पे 100% भी 2 ही लाख है।
वो अब भी आपसे 10 गुना कमा रहा है, क्योंकि उसका, तो इनको फोकस करना चाहिए अपनी इनकम बढ़ाने में, तभी वो सेविंग रेट ज्यादा होगा। जब सेविंग रेट ज्यादा होगा तब आपका सेविंग्स में डिप करने की रिक्वायरमेंट कम होगी। जब डिप करने की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि बाकी प्रोग्राम तो चलने हैं भाई, गाड़ी आनी है, शादी होनी है, बच्चा होना है, सारे काम होने हैं, पर अगर मैंने अपनी इनकम को ज्यादा बढ़ा दिया तो मैं सेविंग्स के अंदर नहीं डुबकी लगाऊंगा। जब मैं उस सेविंग्स में डुबकी नहीं लगाऊंगा, जो चाहे कोई मर्जी हो, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, जो भी, तो वो ग्रो करेंगी। पर इस पे नहीं है, इनकम बढ़ाने पे फोकस नहीं है। क्योंकि आप कहते हो कि पढ़ाई तो कर दी, लिखाई कर ली, अब क्या सीखना है, 25 साल के हो गए, अब और क्या सीखना है। तो 25 साल के जो आपकी अभी तक की पढ़ाई थी वो आपको 50,000 तक ही ले गई। तो अगर आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक जाना है तो भैया कुछ और भी करना पड़ेगा। तभी तो लोग करते हैं ना, बीच में एमबीए शमबीए करते हैं, या कुछ और सीखते हैं, या कुछ छोटा कोर्स करते हैं, या ज्ञान लेते हैं। तो उस चीज से लोगों को नहीं भागना है, ये मैसेज है। टोटल सारांश यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। और मकसद हमारा यही था कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स गलत नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रखे जा रहे हैं वो आपको सूट करते हैं या नहीं, आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की जर्नी उन कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द चलनी चाहिए या नहीं, इसे लेकर क्लैरिटी मिले, और वो क्लैरिटी इस बातचीत के जरिए मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू।